आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तमाम उनके बहाने हैं राज, वरना वो जब आ रहे हैं तो फिर जून क्या जुलाई क्या। ये एपिसोड जब रिलीज होगा तो जुलाई का आखिरी दिन होगा और बहुत सारे लोग शायद तब सुनेंगे जब माहे अगस्त आ चुका होगा। तो चिपचिपी जुलाई जा रही है, पर अगस्त में चिपचिपाहट नहीं रहेगी, इसका कोई दावा नहीं है। They will listen it in the August month. हमारे जो है महान कवि अल्ताफ राजा ने अगस्त के बारे में क्या कहा था, मैं बाबा से कहूंगा एक बार कि वो लाइन है, क्योंकि इनको पूरा साल जो है याद रहता है अल्ताफ राजा का। माहे अगस्त में जब बरसात हो रही थी, फिर आंसुओं की बारिश दिन रात हो रही थी। वैसे भी भारत मस्त। हाँ। तो सदन स्थगित हो रहे हैं, भवन निर्मित हो रहे हैं और सब कुछ यथावत है। चौंकाने वाला कुछ नहीं है। बस टोक्यो में लड़कियों को लीड करता हुआ देखकर, लीड लेता हुआ स्खलित हो रहे हैं। हाँ, सदन स्थगित हो रहे हैं, पहाड़ स्खलित हो रहे हैं और ये तमाम तरह के शहरी विकास के दावे हैं वो पतित हो रहे हैं। कलकत्ते से लेकर दिल्ली तक एक एक घंटे में ऐसे लगता है कि एकदम लबराहन आयोग की तरह लबर लबर हो रही हैं रोडें। अरे हमने आज सुबह रांची का एक वीडियो देखा, मतलब गाड़ियां डूब गई हैं सारी की सारी एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में। रांची वैसे भी एक कटोरा है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है, वहाँ बारिश बहुत होती है। कविता शैली में कहें तो बात कहूँ मैं, सांची डूब रहा है रांची। डूब गया है रांची। मुझे ये तबला खत्म करने का स्पेस दे दीजिए, अभी तबला चल रहा है पीछे। तो ये 3 ताल का 42वां एपिसोड कमलेश ताऊ और पाणिनी बाबा के साथ। जय हो जय हो जय हो जय हो। और सोचिए कि 42वां कितने घटा टोप के साथ आया है कि कहीं बिजली चमक रही है तो कहीं गर्जन हो रही है। ओपनिंग तक एक व्यवस्थित संचार में नहीं हो पाई है। हर तरफ से हम लोग जो है घटा टोपी हो गए हैं। आपकी साइकिलिंग चल रही है वैसे बाबा? आपकी अभी साइकिलिंग जीवन का चक्र चल रहा है। सवेरे उठना, ठूसना, नौकरी करना, निपट आना, शाम को फिर थक के सो जाना, फिर सवेरे उठना, यही चक्र है भैया। यही साइकिल चल रही है। बाकी कोई साइकिल नहीं चल पा रही है, क्योंकि साइकिल लेके अगर आप रोड पर निकल जाएं तो भाई लोग ऐसी पिचकारी मारते हैं कि आजकल दिल्ली में होली का रंग नहीं चढ़ता, लेकिन बारिश का रंग चढ़ जाता है। गलती से सफेद टी शर्ट में हम साइकिल चलाने चले गए और वो जो बगल से बस गई है लहराते हुए एसी कोच वाली, एकदम अबोध। हाँ, और ऐसे निशानियां दे के गई है कि जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया। वो टी शर्ट तो उसका कपड़ा जा सकता है, लेकिन वो रंग नहीं जा रहा है भैया। 2-3 बार वॉशिंग मशीन ने कोशिश की, फिर हमने अपने हाथों को कहा कि नहीं, हो सकता है मैनुअल स्कैवेंजिंग से ही ये स्वच्छता तय होती हो, उससे भी नहीं हुई। तो वो जाते थे ऐसे मौसम में जब स्कूल और वो वेडनेसडे और सैटरडे को वाइट कपड़ों में जाना, वाइट पैंट पहन के जाना होता था, और बारिश अगर उसमें हो जाए तो पैंट का घुटने तक पीछे से छिट्टेदार हो जाती थी, डिजाइनदार एकदम। हाँ, वो तो एब्स्ट्रैक्ट पैंट होती थी हम लोगों की। खास करके आप कुर्ता पजामा और सफेद धोती पहन के जो लोग हवाई चप्पल पहन के चलते थे बारिश में, उनको अगर आप पीछे से देखें तो उनकी कमर तक लगता था कि चींटियां किसी मिट्टी की बाम्बी पे चल रही हैं। उस तरह से वो सफेद पीछे से अघाए हुए पैर हो जाते थे। तो आज 42वां एपिसोड है। 42 एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है हम जैसे लोगों के लिए। कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, द एग्जिस्टेंस, द यूनिवर्स, और उत्तर है 42। ये हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, डगलस एडम्स की जो किताब थी और जो पिक्चरें भी बनी, उसमें जो एलियंस हैं वो एक सुपर कंप्यूटर बनाते हैं जिसका नाम था डीप थॉट, और उसको ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आंसर आया था 42। बहुत जगह जब आपको गाइड चढ़ाते हैं सीढ़ियां तो बड़ी आसानी से बोल जाते हैं कि इस किले में 42 स्टेप्स हैं। 42 यानी 42 या 42 जीवन का अर्थ है, हमारे एग्जिस्टेंस का अर्थ है, हमारे इस यूनिवर्स का अर्थ है। और सच है या नहीं है, फिक्शन है, फैक्ट है, हमको पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारा 42वां एपिसोड, 41वां एपिसोड, 40वां एपिसोड, 38वां और से जितना पीछे जाए पहले तक मीनिंग ऑफ लाइफ जो भारत में है
वो हमारे 3 ताल में आता है। बिल्कुल। तो और बस आप 14 पिछला इसमें। वाला भी सुन सकते हैं यहीं पर, सब्सक्राइब करके पीछे जाते जाएं। अगर आपको मजा आए तो आप पीछे वाला भी सुन सकते हैं। आगे के लिए तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, जिधर से भी मिला है आपको, अगर मिल गया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज तक रेडियो के बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, उनमें से जो भी आपको पसंद आए सुन सुनकर टेस्ट करके देखिए, जो पसंद आए उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 3 ताल को तो करिए ही, क्योंकि ये 42वां एपिसोड है एंड 42 इज द मीनिंग मीनिंग ऑफ ऑफ लाइफ। लाइफ। तो जीवन से भरी तेरी बातें मजबूर करें सुनने के लिए। एक 42 और अगस्त, दोनों चीजों में एक रिलेशन और है। आज ही के दिन, मतलब आज ही इसी महीने में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, अगस्त में। वाह हाँ, वाह वो वाह। भी है, और अगस्त और इंडिया को 42। देखिए आज तक क्विट नहीं किया है। इंडिया क्विट ही नहीं कर रहा। हम कहते हैं क्विट स्मोकिंग कुछ नहीं, क्विट गैम्बलिंग कुछ नहीं, क्विट ब्राइबिंग कुछ नहीं, क्विट करप्शन कुछ नहीं। हम क्विट ही नहीं करते। हमको कहा गया है कि क्विट नहीं करना, जीवन में लड़ते रहना है। सही। और इरादा क्वेटा तक जाने का है। इरादा जो पर है मैं कि सोचता हूँ कि एक मूवमेंट मैं भी लॉन्च करूँ, क्यूट इंडिया मूवमेंट। क्यूट इंडिया। अरे हमारे नेता लोग इतने क्यूट है ना, मतलब एकदम सफाई से भाई साहब कह रहे हैं कि इसका डेटा नहीं है, उसका डेटा नहीं है। अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में मुद्दा उठा लोकसभा में कि कितने लोग मर जाते हैं उसमें, हाथों से मैला ढोने में और शारीरिक रूप श्रम करने में मैला ढोने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो कब का बैन हो चुका है, इससे तो कोई मौत होती नहीं है। अब इतनी क्यूटनेस 1942 में क्विट इंडिया शुरू हुआ और अभी 2001 में हम एकदम क्यूट इंडिया हो गए। सभी क्यूट हैं यहाँ पे। इस पे गाना याद आता है मुझे अपना लोक परंपरा का, और इस मौसम में तो एकदम सही बैठता है कि सैया मोरे लड़कैया मैं का करूं। अरे मन बड़ा करता है acute कि crisis हुआ पार्लियामेंट ऑक्सीजन के का। दरवाजे पे खड़े होकर दोनों हाथ से बलैया लेके चारों चारों उंगली कान के ऊपर ले आके फोड़ दूं एकदम। इतना अक्यूट क्राइसिस हुआ ऑक्सीजन का, और हम लोग हाँ। सभी ने देखा, अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, उसको महसूस किया, अपने स्किन पे, अपने रोंगटों पे महसूस किया हमने उस क्राइसिस को। लेकिन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि कोई ऐसी चीज हुई नहीं है, कोई मरा ही नहीं ऑक्सीजन की कमी से। फिर उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा राज्य सरकारों ने नहीं बताया। राज्य सरकारों को पूछो, वो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अभी जैसे एक पेगासस नाम का कोई उड़ता हुआ घोड़ा सबके मोबाइल फोन में, बड़े बड़े लोगों के, हम जैसों के नहीं, घुस गया और वहां से बहुत कुछ लेके उड़ गया। तो पूछा गया, बोला नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बाकी देश जांच कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि होगा शायद या नहीं भी होगा, पर जांच कर रहे हैं। अपन ने कह दिया होता ही नहीं। इतनी क्यूटनेस है हमारे यहाँ, इस लेवल की क्यूटनेस है। मैं 2001 को अभी क्यूट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर रहा हूँ। हमको सबको मान लेना चाहिए कि मैं हम अनुमोदन क्यूटेस्ट करता देश हूँ। हैं। मैं भी क्यूटेस्ट। इसके महामंत्री का दायित्व लेने के लिए तत्काल तैयार हूँ, इसके पहले कि कोई और बैटिंग करे। क्योंकि अनुमोदन देखिए संरक्षक ताऊ हो गए और आपने अनुमोदन कर दिया, तो अब आप महासचिव नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये मैंने देख कहा रहा हूँ, मैं ही अगर ये कारक बन मूवमेंट जाऊं। चल गया ना तो ये क्यूट लोग प्रेसिडेंट बन जाएंगे, हमको बाहर कर देंगे। आप योगेंद्र यादव से पूछ लो। यही तो क्यूटनेस है ना ताऊ, कि जो आंदोलन शुरू करे वो बन ही ना पाए। उनके साथ विचार के साथ बहुत गलत किया है, ठीक बात नहीं। आज मैं थोड़ा एजेंडा बता देता हूँ। सबसे पहले तो थोड़ी निर्मम दिल्ली की बात करनी है, जिसे ममतामयी बनाने की कोशिश बीते हफ्ते हुई। दिल्ली और कोलकाता के बीच कितनी दूरी है, ये दूरी जो प्रणब मुखर्जी के लिए नहीं पच सकी, वो ममता बनर्जी पाट पाएंगी या नहीं। और धनबाद में वॉक पर निकले एक जज की गाड़ी से टक्कर मारकर हुई हत्या पर भी थोड़ी बात करेंगे। इन सब पर संक्षिप्त बातचीत होगी, बस एक एक कमेंट लेंगे। और उसके बाद गुरु आज बात करनी है दोस्ती की। 1 अगस्त को फ्रेंडशिप डे होता है, तो ताऊ बाबा और मैं मिलकर अपने अपने अनन्य और जघन्य दोस्तों के किस्से सुनाएंगे, दोस्ती की कुछ मिसालों पर बात करेंगे। और फिर बात होगी अलबेले नामों पर, जो कि पाणिनि बाबा बढ़िया बढ़िया नाम बताएंगे, कैसे कैसे नाम हमने देखे हैं, कौन रख देता है इन नामों को। ये आंख के अंधे नाम नयन सुख का मुहावरा फनी है या इनसेंसिटिव है, इस बहस में जाए बिना अपन बात करेंगे कि क्या यथा नाम तथा गुण जैसी कोई चीज हो सकती है, और नाम और काम के बीच का कॉन्ट्रास्ट हास्य पैदा क्यों करता है। तो आपके नाम का साउंड, आपके नाम की ध्वनि आपके बारे में क्या परसेप्शन देती है, इस पर बात होगी। बिजार खबरें तो आती ही रहेंगी। और आखिर में पटना से एक चिट्ठी आई है एक लिसनर की, जिन्होंने अपने आप को 3 ताल का फाउंडिंग लिसनर कहा है।
तो उसे शामिल करेंगे और उस पर जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं। ताऊ, ये जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिन के दिल्ली विजिट पर आई, अभी तो दुर्गा पूजा भी दूर है और बाबा का ढाबा का भी चार्म खत्म सा हो गया, तो आई किस लिए थी वो? देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि देश में सबसे टॉलेस्ट लीडर कौन है ऑपोजिशन में, तो मैं एक बार यही चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा कि वो नवजोत सिंह सिद्धू है। अभी उससे ज्यादा नापो अगर तो 6 फीट से ऊपर है वो। बाकी कोई जो है नाम वाले कोई टॉलेस्ट नहीं है। पर हकीकतन हकीकतन ममता बनर्जी का उदय और बहुत सही टाइम पे हुआ है। परिणाम पता नहीं क्या होगा, पर वो टॉलेस्ट लीडर है। क्योंकि आदमी क्या होता है, अभी भी ना अटके हुए ये लोग पेगासस को मुद्दा बना रहे हैं, कोरोना का मुद्दा बना रहे हैं। ये मुद्दे, ये डेटा, ये फिगर्स, ये डब्ल्यू क्या बोलते हैं, IMF इत्यादि के दिए हुए ग्रोथ के आंकड़े, ये कोई याद नहीं रखता वोट देने वक्त। मैं वोट नहीं देता हूं, पर मैं इस पे पहले भी बोल चुका हूं कि वोट जो है वो आदमी आदमी को देता है, कैंडिडेट को देता है, और देश का जो कैंडिडेट है उसके पास एक कहानी होनी चाहिए। 2014 में नरेंद्र मोदी एक कहानी लेकर आए थे। विकास गुजरात में उनके पहले भी हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने एक कहानी गढ़ी थी कि नहीं, मैं विकास पुरुष हूं। और पूरे देश को ये विश्वास हो गया था कि ये आदमी विकास पुरुष है। वह चाय बेचते थे, 6 दिन के लिए बेची थी, 6 साल के लिए बेची थी, 6 साल की उम्र में बेची थी, पता नहीं, पर उनके पास एक कहानी थी कि ये आदमी चाय बेचने से लेकर यहां तक आया है। फिर उन्होंने मगरमच्छ पकड़ा था बचपन में या नहीं पकड़ा था, पर एक कहानी थी कि यह साहसी है, बचपन से साहसी है। इस तरह की एक कहानी गढ़ी गई। गरीब घर का, OBC फैमिली में जन्मा हुआ लड़का प्रचारक बनता है, हिमालय में तपस्या भी कर लेता है, इमरजेंसी में सरदार बनकर घूम भी लेता है, बंदूक, झाड़ू से लेकर बंदूक तक हाथ में थाम चुका है। ये कहानी बनी, एक स्टोरी बनी। नरेंद्र मोदी हैड अ स्टोरी। राहुल गांधी के पास स्टोरी नहीं है। वो नई दिल्ली के एक छोटे से कॉर्नर में शुरू होती है और वहीं पे रुकी हुई है। ममता की स्टोरी क्या है? हाँ, अब आए ममता पर। ममता एक कांग्रेस की युवा कार्यकर्ता थी, रेबेल थी। वह लड़ना चाहती थी, वह हवाई चप्पल पहनती थी, वह ब्लू पाड़े वाली एक साड़ी पहनती है। वह अभी भी दिल्ली में जब चल रही थी तो उनके आगे पीछे कैबलकेड थी बहुत बड़ी, स्कॉर्पियो, टोयोटा, फॉर्च्यूनर, ये सब थी, लेकिन वो एक सेलेरियो में बैठी थी। बीच में एक छोटी गाड़ी में एक महिला बैठी है। उसने सोनिया गांधी के साथ तस्वीर खिंचाई, पर उसमें ये इंश्योर किया कि चप्पल दिखे, हवाई चप्पल जो वो पहनती हैं। आप यही देखो, वो कम्युनिस्टों से लड़ी, चुनाव लड़ी, हारी, फिर हारी, फिर हारी, फिर जीती, फिर जीती, और देश के सबसे बड़े तथाकथित इलेक्शन मशीनरी के सामने भी जीत गई, और बहुत धाकड़ तरीके से जीती, जैसे जीती हो, है ना। पर उनके पास एक कहानी है। वह उतनी ही अथॉरिटेरियन भी है, वो उतनी ही डिक्टेटर भी हैं, वो वैसे ही मीडिया भी कैप्चर करती हैं, वो वैसे भी स्टेट भी कैप्चर करती हैं। तो ताकत और कहानी दोनों का मिलन है। ऐसी कहानी न स्टालिन के पास है, न उद्धव ठाकरे के पास है, न राहुल गांधी के पास है। ये कहानी इनके पास है, पर क्या कहानी और साहस और ताकत और हिम्मत और जज्बा जीत दिलाएगा? ये सवाल है कि क्या वो पूरे भारत में अपनी कहानी, उनकी कहानी बाय द वे पूरे भारत में स्वीकार की जाती है, पर क्या वो उस जगरनॉट को, क्या बाकी लोग उनका साथ देंगे? यहीं से उनकी पार्टी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय पार्टी के क्षेत्रीय नेता थे। यह एक क्षेत्रीय पार्टी की राष्ट्रीय नेता होना चाहती हैं, यही है। बाकी लोग, इनकी तो हालत ऐसी है कि एक आदमी दूसरे से बात नहीं करता। हमने जब भी ये तो सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट देखा है तो वो चुनाव के बाद ही बनते देखा है, और थर्ड फ्रंट अभी है कहाँ? अभी तो सेकंड फ्रंट ही, अगर कांग्रेस मिल गई जिसमें, तो सेकंड फ्रंट हो गया, वो थर्ड नहीं हुआ। कांग्रेस के लिए आवश्यक है कि वो 100 सीटें लाएं। वो चूंकि मुख्य दल विपक्ष के हैं, चाहे उनकी सीटें कम हो, हकीकत तो यही है कि हर आदमी को कहीं पे जाना पड़ता है। वही एक पार्टी है जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, पर ममता को प्रयास करना चाहिए, और उन्होंने वादा किया है कि मैं हर 2 महीने में दिल्ली आया करूंगी। अब यहीं पे एक सवाल जोड़ रहा हूं ताकि फिर बात को आप आगे बढ़ाएं, कि जैसे दिल्ली के हिसाब से कोलकाता को बहुत दूर माना गया है, और मतलब ये मैं इस बात से कह रहा हूँ, कल्चरली दिल्ली में होने के लिए, बने रहने के लिए आप कल्चरली फिट हैं या नहीं, ये एक बहस का हिस्सा रहा है, क्योंकि एक नॉन हिंदी स्पीकर को दिल्ली अपनाती नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। ममता हिंदी बोलती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पता नहीं उत्तर भारतीय उनसे कनेक्ट करते हैं नहीं। तो क्या ममता की ये कोशिशें अभी आपको थोड़ी एडवेंचरस लगती हैं, थोड़ी जल्दबाजी लग रही है, या बिल्कुल ठीक अपनी राजनीति के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक सही समय पे ठीक कोशिश कर रही है अपनी जगह तलाशने की? देखिए, मेरा एक
बहुत स्ट्रांग मानना है, क्योंकि मैं उस दिन का साक्षी हूं जिस दिन कांग्रेस के अधिवेशन से बगावत करके ममता ने कलकत्ता में अपनी अलग रैली की थी कांग्रेस अधिवेशन के पैरेलल, और अपनी शक्ति दिखा दी थी, और बाद में तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ था। मैं उस दिन के कलकत्ता का साक्षी हूँ। और एक ही चीज मैं ममता के बारे में हमेशा कहता हूँ, ममता राजनीति में कभी भी कुछ भी गलत नहीं करती। ऐसा कोई दांव नहीं है जो ममता को मैं समझूं कि नहीं ये राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते उन्होंने किया है। उन्होंने अपनी एक मजबूत जमीन बनाई है और उसके बेसिस पे वो हमेशा से बार्गेन में बैठती खेलती रही हैं। दिल्ली आने के पीछे का जो अभी का निहितार्थ है वो बहुत क्लियर है ममता की दृष्टि में, जो मुझे लगता है, और वो ये है कि एक ऐसी पार्टी जिसके सींग कोई नहीं पकड़ पा रहा है, जिसने पूरे भारत के नक्शे पे भगवा रंग पोत दिया है, कमल खिला दिया है हर राज्य की राजधानी में लगभग वहां पे। और कांग्रेस के भी कुछ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी विडंबना यह है कि क्षेत्रीय स्तर पे जीत के पंजाब जैसे राज्य या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आप एक राष्ट्रीय जीत को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे आप हारते आ रहे हैं, तो उसमें कोई राष्ट्रीय संदेश नहीं है। लेकिन ममता जो ताऊ कह रहे थे कि एक क्षेत्रीय पार्टी की राष्ट्रीय नेता बनना चाहती हैं, वही उनका मेन मकसद है, और उसी संदेश को लेकर के वो दिल्ली आई हैं। इसको आप संवैधानिक या लोकतांत्रिक शिष्टाचार कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने वो आई, और बाद में उन्होंने बाकी तमाम घटक दलों से, विपक्षी दलों से भी मुलाकात की, लेकिन एक लाइन का मैसेज था कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, और अपनी जीत को लेके जाना चाहिए। बहुत ही कन्विंसिंग जेस्चर है जो कि ममता ने दिया है कि भाई मैं जीती हूं, तुम सब हार रहे हो, तो तुम सबके बीच में सबसे बड़ी मैं हूं, और मैं कह रही हूं मैं सबसे शक्तिशाली होते हुए इसको जीत करके, इसको हरा करके, पराजित करके, और तुम सबसे कह रही हूं कि आओ एकजुट हों और इसको रोकें। तो एक नेत्री के तौर पे, एक ऑब्वियस अपोजिशन लीडर के तौर पे ममता के इमरजेंस को महसूस कराने के लिए उस पॉलिटिकल इंटेंशन के साथ में ममता बनर्जी यहां पे आई। ये संदेश ममता दे पाने में सफल रही हैं, और अगर वो आती रहेंगी तो इसको वो और मजबूत करती रहेंगी। ठीक है, आती रहेंगी बहारें। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले ना झारखंड पे बात कर रहे थे, रांची और सांची, और झारखंड आजकल कुछ अलग वजहों से चर्चा में है। जैसे कि झारखंड के धनबाद में एक जज की मौत हुई है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें हम लोग बात करें, क्योंकि इस मौत की वजह आम नहीं लगती। बुधवार की घटना है पिछले हफ्ते की। डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, वो वीडियो देखा होगा आप लोगों ने। एक ऑटो ने उनको पीछे से टक्कर मारी और वो भाग निकला। सीसीटीवी कैमरा में ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, और लोग कह रहे हैं कि काफ़ी फिल्मी अंदाज का मर्डर था ये, जिसे कहते हैं ना कि टू मेक इट लुक लाइक एन एक्सीडेंट। एक जज की मर्डर बाय एक्सीडेंट। तो एक जज की हत्या का वीडियो देखकर ताऊ, मतलब हमारे यहाँ की जुडिशरी, सिविक सेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों के बारे में क्या एक संदेश, एक मैसेजिंग मिलती है, क्या बताता है ये वीडियो ये देखकर? देखिए, हर चीज को आदमी, इस देश की हर घटना को अपने अपने स्वार्थ के मुताबिक उसका उपयोग कर लेता है। जैसे मुझ पर बहुत दबाव है मॉर्निंग वॉक का, तो मैंने कहा कि ये दूसरी घटना है जिसमें मॉर्निंग वॉक में जो है कांड हो गया है, तो ऐसा दबाव मत डालें। मॉर्निंग वॉक भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब एक दो उदाहरण है ऐसे। और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है। हाँ, तो खैर, तो जैसे मैंने उसका उपयोग अपने घर के हालात में किया, अपनी आलस को बचाने के लिए किया, वैसे ही उनकी हत्या या दुर्घटना में मौत या दुर्घटना से हत्या को लोग उसका उपयोग में उसको ला रहे हैं। वह कुछ लोगों को बेल नहीं दे रहे थे, है ना, और केस को खींच रहे थे, जिसमें कि अभी मतलब जो आरोपी पक्ष है वो कांग्रेस का है और जो विक्टिम पक्ष है वो बीजेपी का है, पर ये लोग आपस में अदला बदली करते रहते हैं। ये धनबाद के माफिया की लड़ाई आज की नहीं है, गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। हालांकि वो एक काल्पनिक कहानी थी, पर उसमें कुछ सत्य तो था ही। तो जब से रामाधीर सिंह नहीं बल्कि सूर्यदेव सिंह, जो यूपी के बलिया के माफिया सरगना थे, एमपी भी थे वो,
उनके जाने के बाद, उनके अवसान के बाद वहां पे लड़ाई है कि घर कौन, मतलब यहाँ का माफिया डॉन कौन है ना। सिंह मैंशन करके उनका घर था, उस पर कब्जे की भी लड़ाई है। सिंह मैंशन जो है वो सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, वो एक सिंबल है धनबाद के मतलब राजा होने की एक तरह से। तो उस तरह की लड़ाई चल रही है। उसी के संदर्भ में कहा जाता है कि शायद इनको निपटा दिया गया हो, इनको रास्ते से हटा दिया गया। पर एक्सीडेंट का मतलब दिखने में जो एक्सीडेंट है वो हो सकता है एक्सीडेंट ही हो। वो चोरी करके ऑटो भाग रहे थे, सुबह का टाइम था, झपकी भी आती है, शराब भी पी लेते हैं लोग झारखंड में गाड़ी चलाने के पहले, वो भी हो सकता है। पर उनकी मृत्यु का कारण जो है स्पष्ट रूप से यही था कि उनको चोट लगी और वो गिरे पड़े रहे, उनको बहुत देर तक सहायता नहीं मिली, स्वास्थ्य किसी अस्पताल में नहीं ले जाया गया। तो आप इसमें कुछ कह नहीं सकते, पर उपयोग इसका सभी करेंगे, सरकार भी करेगी, विपक्ष भी करेगी, एक तरह के लिबरल भी करेंगे, एक तरह के कंजर्वेटिव भी करेंगे। तो बिल्कुल। मैंने इसका उपयोग कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने मॉर्निंग वॉक से थोड़े दिनों की छुट्टी ले ही ली। और अब आगे हाँ, क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए, मेरा तो मानना ये है गुरु की, जजों की मौत या हत्या जो है वो पिछले कुछ वर्षों से एक अबूझ पहेली इस देश में बना हुआ है, और उसमें कुछ भी साफ साफ कह पाना वो संभव है नहीं। ये पहले जज नहीं है, ये तो बहुत छोटा मामला है। कुछ और भी जज मरे हैं जिनको लेकर के ये है कि वो मरे या की हत्या हुई, और उसकी जांच को लेकर भी विपक्ष बार बार कभी कभी सवाल उठाता रहा। बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोगों ने भी वो सवाल उठाया। एक घटना और हुई है जिसमें कि एक जज साहब की गाड़ी को इनोवा ने टक्कर मार दी है, और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये हमला मुझ पे हत्या के इरादे से किया गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में बयान दिया है कि ऐसा कतई नहीं है, और क्योंकि इनोवा से टक्कर हुई और इनोवा वाला उनको जो डैमेज था उसका पैसा देने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने ये गलत आरोप लगाते हुए एक झूठी तहरीर उस इनोवा वाले के खिलाफ दे दी। तो ये कहते हुए पुलिस ने उनके बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो ये दो मामले एक साथ आए हैं। जज की मौत या हत्या का जो मामला है ये न्यायाधिकरण के एक अधिष्ठाता के बारे में है, और इसके बारे में राय शुमारी गलत हो सकती है, क्योंकि न्यायाधिकरण कहता रहा है कि भाई आप लोग अपनी तरफ से फैसला मत निकालिए, कानून में विश्वास रखिए। तो मैं तो इस मामले में खास तौर पे कानून में विश्वास रखना चाहता हूं कि कानून किस करवट बैठता है, इसको दुर्घटना मानता है या इसको हत्या का मामला मानता है। ये कोई नई परंपरा नहीं है कि एक नशे में या नींद में ट्रक किसी व्यक्ति को कुचल दे और वो मर जाए। हत्या का ये तरीका बहुत पुराना है, सिनेमा में भी और हमारी सड़कों पे भी। और ये भी आवश्यक नहीं है कि हिंदुस्तान में जितनी हत्याएं होती हैं या जितने लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं वो सारे के सारे किसी हत्या के इरादे से ही मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी तादाद में सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं, और ये कतई आवश्यक नहीं है कि जज सड़क दुर्घटना में नहीं मर सकते हैं, क्योंकि जज भी हाड़ मांस के बने हुए हैं, तो जज भी मर सकता है दुर्घटना में। तो ये मौत भी हो सकती है और ये हत्या भी हो सकती है। इसका नतीजा हम क्यों निकालें? क्योंकि जुडिशरी कहती है कि इसका नतीजा कानून को निकालने दीजिए, ये आपका काम नहीं है। आप किसी नतीजे पे ना पहुंचे, नतीजा पे पहुंचना जो है वो कानूनी अदालतों का काम है। तो जज साहब की मौत हुई कि हत्या हुई, ये न्यायाधिकरण तय करे। हम बस यही कह रहे हैं कि इसका बहाना बना के मॉर्निंग वॉक बंद नहीं करनी चाहिए किसी को भी, ना बाकी के जजों को और न ताऊ को। मॉर्निंग वॉक तो करनी चाहिए। हाँ, सचेत रहिए थोड़ा सा, इतना रोड पर काहे टहल रहे थे। और सवाल उस व्यवस्था पे उठना चाहिए जो इतनी देर से घायल पड़े हुए जज को सही समय पे एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं करा पाए। उसी सीसीटीवी फुटेज में मैंने कम से कम एक स्कूटर वाले को जाते हुए देखा है जो जज की तरफ देखता है और चला जाता है। वही है ना कि वो है ने कब कोई लोहा चोरी के धंधे में उतर आता है और कब कोई बेवकूफ हरामजदगी का तालाब बन जाता है। तो ये तो है बिल्कुल। चूंकि आज दोस्ती पर लंबी बात करनी है, इसलिए एक डिजायर स्टोरी अभी ले लेते हैं और उसके बाद ब्रेक लेकर के फ्रेंडशिप डे के बहाने दोस्तों के किस्सों पर चलेंगे। और ये बिजार दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम, जॉनी मेरा नाम, जॉनी मेरा नाम, जॉनी मेरा नाम। सही है, मजा आएगा आज। तो ये बिजार खबर दिल्ली से है, और एक आदमी है जिसके शरीर पर शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां टैटू ना बने हो।
तो कई साल से उसने एक एक करके पूरे शरीर पर टैटू बनवाए हैं, दर्जन। जब मैं पूरे शरीर की बात कर रहा हूँ तो शरीर के अंग प्रत्यंग की बात कर रहा हूँ। दर्जनों सर्जरी उसने कराई हैं। दुनिया उसे टैटूग्राफर करण के नाम से जानती है। और पूरी बॉडी की स्किन के अलावा उसने अपनी जीभ पर, अपनी आंखों के अंदर टैटू बनवाए हैं। कई बार जान जोखिम में डालने वाली सर्जरी उनको करवानी पड़ी। उन्होंने अपने सारे दांत हटवा करके मेटल के दांत लगवा लिए, क्योंकि दांतों पर भी टैटू करवाना था। तो बाबा, ये टैटू बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। हाँ, ये गोदना होता था पहले मेले में। और जो बचपन की पहली स्मृति हमारी है वो ये है कि प्रायः टैटू महिलाओं या पिछड़ों दलितों के हाथ पे ही बनते थे। और उसका कारण ये था कि उनकी निरक्षरता में उनके नाम उनके हाथ पे आ जाते थे। हालांकि हमारी आजी पढ़ी थी, लेकिन उनके भी हाथ पे टैटू था और उनका नाम लिखा हुआ था। और उसके साथ में कुछ त्रिविम आकृतियां थी, जिनको कि आप फूल समझ सकते हैं, खटकोना समझ सकते हैं, तिकोनी समझ सकते हैं। तो इस तरह से होती थी। तमाम सारे आदिवासियों के बीच में बॉडी पेंटिंग की बहुत पुरानी परंपरा रही है। दोनों तरह की बॉडी पेंटिंग, टैटूज बनाने की परंपरा रही है, स्थायी भी और अस्थायी भी। टैटू के इतिहास में कई ट्राइब्स के बीच की जो कहानी है वो ये है कि उनका धर्म कोई उनसे छीन ना पाए, इसलिए टैटू बनते रहे। कि वो माथे पे, गर्दन पे, सीने पे, पीठ पे, हाथ पे, पैर पे, हर जगह टैटू बनवा लेंगे तो आप उनका धर्म परिवर्तन कैसे करेंगे जिसकी पूरी देह पे राम लिखा हुआ है। वो दूसरी रामनामी समुदाय वाला जो है, रामनामी समुदाय वाला, बिल्कुल। दूसरा एक तर्क ये भी है कि जिनको कहा गया कि आप ईश्वर के योग्य नहीं हैं, राम नाम लेने के योग्य नहीं हैं, उन्होंने भी आंदोलित होकर के अपने शरीर पे ही जगह जगह ईश्वर के नाम गुदवा दिए। लोग पहचान के लिए अपने नाम लिखवाते थे। तो इस तरह से टैटू की हमारी पुरानी स्मृतियां हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज हम लोगों ने अपने घर परिवारों में लोगों से पूछ के टैटू की जिज्ञासाओं में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हिप्पी लोग भी टैटू बनवाते हैं। तो भाई साहब, ये हिप्पी लोग कौन? तो ये 70s का जो पूरा आंदोलन रहा उसमें भी टैटूज बनवाना और अपने आप को क्लोज टू नेचर, क्लोज टू ट्राइब्स वाले संदेश की वजह से भी बहुत ही अफ्रीकन इंस्पिरेशन उसमें रहा है। क्योंकि अफ्रीका में तमाम सारे ट्राइब्स, तमाम सारे कंट्रीज आप पाएंगे कि वहाँ पे बॉडी पेंटिंग, टैटूज स्थायी और अस्थायी बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। यहाँ तक कि वो कई शरीर के अंगों को कहीं पे कानों के साथ में, कहीं पे लोअर लिप के साथ में, कहीं पे नाक के साथ में तरह तरह के विच्छिन्न भाव तैयार किए जाते हैं। गले में कई सारे कड़े पहन लिए जाते हैं ताकि ग्रीवा लंबी हो जाए, सारस जैसी हो जाए। तो इस तरह के तमाम सारे स्वांग चरित्र जो है वो मनुष्य अपनी पहचान को लेके उत्साह पूर्वक करता आया है। अब क्या हुआ है कि इसका आधुनिकीकरण, जैसे जैसे जीवन का आधुनिकीकरण हुआ है सामान्य मानविकी के जीवन का, वैसे वैसे टैटू का भी आधुनिकीकरण हुआ है। और ये टैटू आ गया। टैटू बड़ा अजीब सा शब्द है, हिंदी में आसानी से उतरता नहीं है, बड़ा टर्रम टर्र टाइप लगता है, बड़ा सुग्गे की आवाज जैसा। लेकिन अब चल गया है तो चल रहा है। जब मेडुला ऑब्लांगेटा और राना टिग्रीना चल रहा है ना, मार्गोसा चल रहा है। पूर्वांचल में उसको टैटू कहते हैं, टैटू। हाँ, जैसे करोना, हाँ जैसे कहते हैं करोना, हमारी माता जी भी करोना कहती हैं। हाँ, तो करोना क्या करो भाई, करो ना। हमारे देश में टैटू जो है वो गोदना ही कहलाता था। और गोदना जो है वो जो पॉलिनेशियन कंट्रीज होते हैं जिनके जो बहुत क्या, वो बहुत काले नहीं होते लोग वो, पर उनमें बहुत सारे उनके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं। उस टाइप की संस्कृति का शब्द भी है एक्चुअली, वहीं से उठाया गया है। टैटू एक तरह से अपनी एक आइडेंटिटी बनाने का था कि मैं रेबेल हूँ, मैंने अपने शरीर पे चित्र बना लिए हैं। और अभी तो खैर बहुत कलरफुल टैटू होते हैं। हमारे जो जिन स्मृतियों की बात बाबा कर रहे थे उसमें सिर्फ वही कलर होता था। हाँ, वो कुछ ग्रीनिश, ब्लूइश ग्रीनिश बीच में, जो किसी हरे अवयव से कंसीव किया गया डार्क ब्लैक टैटू होता था और कालांतर में वो काई के रंग का हो जाता था। हाँ, काई के रंग का तो होता था। अभी तो लाल भी होता है, हरा भी होता है, हाँ, पीला अभी भी तो होता है, सतरंगी हो गए हैं। अभी तो जो विबग्योर हो गया है एकदम मामला। LGBTQRTABCD सब जितना उसमें लगता है उस तरह का हो गया है। पर ये जो दिल्ली वाले भाई साहब हैं उनको बोलो यार कि वो थोड़ा सा और भी कर ले। क्या होता है कि
बाहर से तो हर आदमी तरह तरह के नकाब इत्यादि ओढ़ ही लेता है। टैटू करवाना है, अगर उसने सब अंग प्रत्यंगों पे करवा ही लिया है, तो बाहर के अगर निपट गए हों तो फिर दिल पे करे, जो बजरंग बली ने किया था। श्री राम टैटू ही जानकी। होगा हाँ, वो। हाँ। हाँ, श्री राम हाँ। जानकी बैठे हैं बैठे हैं मेरे हाँ। सीने में। हाँ। अंदर जो है एक अच्छी सी मूर्ति राम जानकी की बनवा लें। मैं तो बहुत जिज्ञासा में हूँ कि बचपन में इनके घर की दीवारें कैसी थी। मतलब लिखने का इतना शौक जो है, और वो स्थायी लेखन का, कागज को छोड़ करके वो देह पे दिखाते चले आ रहे हैं। और निर्गुण शाखा का एक भजन मुझे पद याद आता है जो कहता है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो देह जो है कपड़ा है और इसको रंगाते रहिए, लेकिन अगर मन में टैटू, अगर आपने जो आप कहना चाह रहे हैं, जिसमें आप विश्वास कर रहे हैं, जो आपका भाव है, अगर वो मन में नहीं है, केवल कपड़े पे है, तो संकट है। तो जितने टैटू गुदवाने हैं गुरु, मन पे गुदवाइए, क्योंकि मन खाली रह गया और देह पे हो गया तो देह तो जल के चली जानी है। आत्मा पे टैटू आने चाहिए। मेरा एक दोस्त है नोएडा का, गुलाब भाटी। वो कहता है कि मौ सबसु बेकार लगे हैं, जो उनसे यू ड्रैगन ना बना दें। नहीं, लेकिन नाम कितना अच्छा है। एक तो गुलाब है, ऊपर से भाटी भी है। हाँ। है तो ना? मेरी ना बाहें पतली हैं, बाजुएं पतली हैं। हाँ। तो मैंने कहा यार मैं कौन सा टैटू बनाऊं? कह रहे तेरे पे ना बनेगा टैटू, तू लकीर खिंचवा ले सीधी। कितना सुंदर किस्सा रहा होगा ना, कि टैटू कोई पे लाया टैटू होगा भी कि बनवाते हैं क्या लोग, हुआ टैटू आपके, पे। हाँ, आपके घर में बेटा हुआ है, कह लो जी गुलाब जामुन खाओ। तो मोरे का नाम क्या रखोगे? तो गुलाब जामुन से मुंह मिठा कर गुलाब भाटी ही रख देते हैं। जामुन, हाँ। गुलाब जामुन। राम लेकिन राम टैटू दोस्तों। गुरु हमारे भी बना हुआ है, मतलब हाथ में, और हाँ, मैं मेरी भी वही बहुत। पूछना चाह रहा था कि आपका कौन सा है टैटू, और अगर तो बताएं क्या है तो संक्षेप में। हम कोई, मतलब ऐसा विचार नहीं था टैटू बनवाने का। मेरा टैटू कुछ 12-14 साल पुराना है, और ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, 14-15 साल पुराना है। ऐसे ही हमारा एक मित्र हैं और बहुत ही कमाल के छायाकार हैं, फोटोग्राफर हैं। उनके घर एक गर्मी की दोपहर में गया हुआ था, और हम लोग बातें कर रहे थे, और वहाँ पे गोवा से एक साथी आए हुए थे जिनका नाम वशिष्ठ था। वशिष्ठ टैटू के बहुत नामचीन आर्टिस्ट हैं, दुनिया भर में घूमते टहलते रहते हैं। तो वहाँ आए थे, फिर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने हमसे ऐसे पूछा कि आपने टैटू क्यों नहीं? हमने कहा कि हमको कभी लगा नहीं कि टैटू बनवाना चाहिए। तो कहा अच्छा कुछ बनवाओगे तो क्या बनवाओगे? तो हमने कहा कि भगत सिंह ने एक नारे को मुकम्मल मजबूत तरीके से बार बार दोहराया, और भगत सिंह हमारे आइडियल हैं, तो मैं इनकलाब जिंदाबाद लिखवाऊंगा अगर कभी टैटू बनवाऊंगा तो। उन्होंने कहा कि जरा लिख के दिखाओ, मुझे तो लिखना नहीं आता है हिंदी, मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ, लिख भी नहीं सकता हूँ। तो मैंने एक कागज पे उनको इनकलाब जिंदाबाद लिख के दिखाया, और भाई साहब उन्होंने वो कागज मेरे हाथ पे ट्रेस किया और कहा कि अब आप आधे घंटे स्टैच्यू। और उसके बाद में कुछ गुदगुदाहट सी होती रही, और वो हमारा चेहरा देखते रहे। एक विशेष द्रव्य के साथ में हम दोनों लोग इस आधे घंटे की क्रिया में लगे रहे। उनको यह आश्चर्य था कि टैटू बनवाने लोग बहुत हिम्मत से आते हैं और पहले 5 मिनट में ही बोल जाते हैं, अरे रहने दो, बहुत टेढ़े होने लगते हैं, बड़ी हिम्मत लगती है, लेकिन आपने बनवा लिया, बड़ी अच्छी बात है। तो भैया वो बन गया, और 15 दिन तक हाथ में हम एक काफिया बांध करके घूमते रहे ताकि उसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, और अब वो जीवन के साथ है। और एक कमाल का कंट्राडिक्शन नहीं है पर्सनालिटी का। आप देखिए, प्रोग्रेसिव भाइयों के लिए खास तौर पर सूचना दे दूं कि वीडियो में वो उनको नहीं दिख रहा हो तो हाँ, लेकिन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि हाथ में इनकलाब जिंदाबाद भी लिखा हो, और रुद्राक्ष की एक माला भी 3 फेरा लपेट के पड़ी हुई यहाँ है। पे मैंने 2-3 चीजें नोटिस की हैं। एक तो खबर भी है कि मेरी बहन ने कल ही टैटू बनवाया है, रंगीन सा, अपने हाथ वाह में, वाह। वो बांसुरी और मोर पंख इत्यादि। दूसरी ये कि पहले भी लोग टैटू आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते थे, जो कि लिटरेसी नहीं थी, तो लोग अपना नाम लिखवा लेते थे इनकेस किसी को जानने की जरूरत हो। तो अभी भी आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है, पर मरने के बाद पुलिस जब कई ऐसे लाश मिल जाती है जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, तो वो टैटू से पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक आइडेंटिफिकेशन आदमी की यूनिक सी होती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की वो ये है कि टैटू बनवाने को ना गेटिंग इंक्ड भी कहते हैं। हाँ। इंक्ड, है ना? और तो जब बाबा ने इनकलाब जिंदाबाद दिखाया, तो मुझे पहली चीज ये है, इंक लाओ जिंदाबाद।
और मजे की बात यह है कि टैटू बनाने के बाद में वशिष्ठ ने हमसे एक ही लाइन में एक बात कही, जहां से मैं समझ गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। टैटू पूरा होने के बाद जब आखिरी बार उन्होंने टिश्यू पेपर से मेरा हाथ पोंछा, उसके बाद उन्होंने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और कहा, वेलकम टू द क्लब। कि बड़ा तुम जो है वर्जिन मैरी बने घूमते थे, अब बच्चा तुम बहु टैटूधारी हुए गए। तो अगर आप टैटू का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपनी दुकान का नाम रखें इंकलाव जिंदाबाद। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं 3 ताल में, और उस पार फ्रेंडशिप डे के बहाने दोस्तों पर बात। वाह। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक टू 3 ताल। ताऊ बाबा और मेरे यानी सरदार के साथ हैं आप, और हमारे नए शो पढ़ाकू नितिन को बम्पर रिस्पांस मिल रहा है। कई लोगों ने वो सुन करके दूसरा एपिसोड भी सुन करके ईमेल्स भेजे हैं। पिछले गुरुवार को दूसरा एपिसोड आया एलियंस पर, और एक ऐसे वैज्ञानिक हैं उस बातचीत में, 2 वैज्ञानिकों से बातचीत है, जिनमें से एक ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने यूएफओ देखा है, इसरो में रहे हैं वो। सुनिए, बड़ी मजेदार बातचीत है। बिल्कुल। और आज ताऊ ने कहा है कि 42 का नंबर वो एलियन थ्योरी से भी जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से भी आपको 3 ताल सुनने के बाद में, आप 3 ताल पूरा सुनिएगा, बीच में मत जाइएगा। हाँ, लेकिन 3 ताल पूरा सुन के फिर आपको दोबारा जब भी ब्रेक लेना हो या कुछ सुनने का मन करे, या आप क्लब हाउस के चुतियापे से त्रस्त हो गए हों और स्पेस में वही चचांद आपको महसूस हो रही हो, तो आप आराम से ये पढ़ाकू नितिन है गदर यार, ये हाँ, गदर हाँ, प्रोग्राम है। हाँ, गदर इसको मैं तो सुने। मतलब और जो लोग जानना चाहते हैं विभिन्न विषयों के बारे में, इतनी इन डेप्थ नॉलेज और इतने अच्छे तरीके से वो देता है, और जिस नहीं भाषा सुनोगे में तो डिलीवर करता है, बहुत मजा। और नहीं सुनोगे तो पछताओगे, क्योंकि फिर बाद में शिकायत मत करना कि आपने बताया नहीं था। हमने बताया नहीं, हमने बताया, आपने सुना नहीं। हाँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था हाँ, कि वो बोलेगा कि बाबर ने फिर मगरब की तरफ देखा, लेकिन वो बोला नहीं उसने, मशरक मगरब कुछ नहीं, उसने बोला बाबर ने ईस्ट की तरफ देखा, वो वेस्ट गया था। मुझे इतना मजा आया, क्या बताऊं, दिस इज फैंटास्टिक। उसको एकदम सब आदमी को मैं बाबर ने कोई 9 to 5 जॉब थोड़ी कर सकता था। बाबर ने हाँ। यीस्ट की तरफ देखा और यीस्ट को फिर ऑल पर्पस फ्लोर के साथ मिक्स करके उसको बेकिंग ट्रे पे डाला और पक गई इतिहास की ब्रेड। यहां से खमीरी रोटी भारत आई। तो कैसे पहुंचेंगे मैं बता देता हूं कि भाई पढ़ाकू नितिन आज तक रेडियो ऐसा लिख के आप गूगल कर लो, सबसे सिंपल तरीका है, आप पहुंच जाओगे हमारी वेबसाइट तक। वरना आप गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन या फिर विंक पर अगर आप हो, ये जो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां पढ़ाकू नितिन इंग्लिश में सर्च करोगे, PADHAKU स्पेस NITIN, ये सर्च करोगे तो आप हम तक पहुंच जाओगे। वहां आप हमें सब्सक्राइब कर लो तो आपको हर नए नोटिफिकेशन, हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन पहुंचने लगेगा। बिल्कुल। और आप लोग बहुत पहुंचे हुए हैं, तो पहुंचना बहुत संकट की बात नहीं है आपके लिए। आप लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुंच जाते हैं। आप 3 ताल तक आ गए, बताइए। हाँ, तो इस हिस्से में दोस्ती पे बात करनी है, क्योंकि अगस्त महीने की 1 तारीख को इस बार फ्रेंडशिप डे है। भारत में, दुनिया में अलग अलग दिन मुकर्रर होता है इसके लिए। भारत में ये अगस्त का पहला रविवार होता है, तो हमने सोचा कि ताऊ से और बाबा से उनके अनन्य और जघन्य मित्रों पर बात की जाए, और इसलिए भी कि शायद ये चुनिंदा रिश्तों में है दोस्ती जो आप खुद चुनते हैं। बाकी ज्यादातर रिश्ते के साथ आप पैदा होते हैं, या कुछ रिश्ते इम्पोज भी किए जाते हैं, उन्हें आप चुनते नहीं है मतलब। पर ताऊ, कुछ तो नोएडा का पानी और कुछ तजुर्बा भी, अब तो कुछ बाल सफेद हो गए हैं। इतने बरसों के बाद पक्की वाली दोस्ती अभी कोई बची हुई है, बहुत पुरानी? देखो, दोस्ती जो है वो बचपन की होती है, बाद के जो है वो रिश्ते होते हैं, है ना। और इन सारे शब्दों में रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, इसमें शिप होता है।
जीवन की नैया पार करने के लिए आपको एक शिप की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे शिप्स होते हैं, पर जो एक शिप आप ढकेलते उसकी पतवार को खेते रहते हो, वो आपके बचपन में पड़ जाती है। वो लॉन्गेस्ट रहती है, चूंकि वो अर्ली रहती है। फिर आप अपने जब कम बड़े हो जाते हो तो कॉलेज में दोस्ती होती है, फिर आप काम करने लगते हो तो आपके वर्क प्लेस में दोस्ती होती है। मेरे हर तरह के दोस्त हैं। फ्रेंडशिप जो है वो, आपने शुरू में बोला था ना कि अनन्य और जघन्य दोनों टाइप के दोस्त बनते हैं। मुझे जघन्य दोस्तों से भी बहुत मजा आता है। ये जघन्य वाले जितना आनंद देते हैं वो कोई और नहीं देगा। तो अभी उन्हीं के किस्सों पे बात करेंगे अपन आगे एक बार। लेकिन बाबा, आपके लिए मतलब मुझे मालूम है कि आप सोशल बहुत हैं, आप बहुत लोग आपके यहाँ आते हैं, बहुत जगह निमंत्रण पर आप जाते हैं। पर वाकई जो जिसको दोस्त कहते हैं वो है क्या, या फिर वो है कि ना कोई दोस्त है न रकीब है, वो वाला मामला तो नहीं? कोई दोस्त है न रकीब है, मेरा शहर कितना अजीब है। ये तेरा शहर को मैंने मेरा कर दिया, लेकिन इसमें वही है कि जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा, दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा, हमने दरवाजे तक तो देखा था फिर न जाने गए किधर तन्हा। ये जो गजलकारी है मुझे लगता है कि बड़ी मुफीद है। लेकिन 3 दोस्तों का नाम मैं जरूर लेना चाहता हूँ। पहला दोस्त जो है ना वो ये जीवन है जो आपके साथ चल रहा है, दूसरा दोस्त आपका है चेतना, और तीसरा दोस्त है अनुभव, आपकी विजडम, आपकी लाइफ, आपका एक्सपीरियंस। आपने कहा कि बाल सफेद हो गए हैं, हमारे भी सफेद होने लगे हैं। ये तीनों दोस्त इसलिए हैं क्योंकि जो ताऊ कह रहे थे ना, दोस्ती बचपन की होती है, बाद में रिश्ते होते हैं, उसको ताऊ ने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके खुलासे की, कि दोस्ती में कुछ छुपा हुआ नहीं होता है, रिश्तों में एक औपचारिकता होती है। 18 साल का बच्चा माँ बाप के सामने नंगा होकर कपड़ा नहीं बदल सकता है, जबकि बचपन में वो उन्हीं की गोद में हकता मुतता रहा है। रिश्तों में वो बात नहीं होती है। लेकिन 22-24 साल के 2 दोस्त साथ में बाथरूम में नंगे होकर नहा लेते हैं, एक दूसरे की चड्डी खींच लेते हैं, एक दूसरे की चड्डी झरका देते हैं, गिरा देते हैं, है ना, इस तरह की सारी चीजें, लुंगी खोल लेते हैं, तौलिया खींच लेते हैं, सारी तरह की खुराफाते कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि कैसी गंदी बातें कर रहा है, लेकिन दोस्तों के साथ में कुछ छुपा हुआ नहीं होता है। मतलब हत्या करके भी लोग दोस्तों को बताने का कॉन्फिडेंस रखते हैं, घर वालों को नहीं बता पाते हैं। एक माँ को बताना कि, या अपने बच्चे को बताना कि हाँ मैंने किसी की हत्या कर दी, बहुत मुश्किल काम है। दोस्त को बताया जाता है कि यार मर्डर कर दी ना, कैसे बची, अब क्या करी, अब तो मार दिया, अब क्या करी। तो एक तो ये है, देखिए कितनी आसानी से मर्डर आ गया है ना और जज भी आ गया, क्योंकि दोस्त ही होता है जो जज नहीं करता, इसलिए उसको बोल देते हैं। तो जो ताऊ कह रहे थे ना कि दोस्ती बचपन में होती है, क्योंकि बचपन में आप अपने दोस्तों सब बता लेते हैं। गुलैया चोरी करना, टिकिया चोरी, हम लोग पिछले 3 ताल में उसकी चर्चा कर चुके हैं। जिन लोगों ने सुना होगा वो जानते हो, जो नहीं सुने होंगे वो पीछे आके सुन सकते हैं। लेकिन दोस्त के साथ कुछ छुपा हुआ मामला नहीं रहता है, कोई औपचारिकता नहीं रहती, रिश्ते औपचारिकता की बुनियाद पे रहते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हम और ताऊ की, या हमारी आपकी, या आपकी ताऊ की बड़ी होगी कि नहीं, हम बड़े मित्र जैसे हैं, लेकिन हम लोग एक रिश्ता भी निभाते चल रहे हैं साथ साथ। वो शायद उम्र के रिश्ते हैं, वो शायद व्यावसायिक जगह पे एक साथ होने की जो औपचारिकताएं हैं उनकी वजह से बने हुए रिश्ते हैं, है ना। वो तमाम किस्म के लिहाज, तमाम तरह की औपचारिकताएं हम ओढ़े रखते हैं। दोस्त होते तो हम ताऊ के गले में हाथ डाल सकते थे, अभी ये स्थिति नहीं अभी हम कहते रहते हैं अरे सर आप ये नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये कहते हैं अरे सर कैसी बात आप कर रहे हैं मैं तो यहीं आके बैठता हूँ ना। तो ये जो चलता है ना, ये एक बहुत सुंदर सा मीठा सा रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती नहीं है। फिर भी मैंने ताऊ से एक बात कही कि मैं तो वो दोस्ती महसूस करता हूँ, और दोस्ती की इस उम्र में मेरे हिसाब से एक ही परिभाषा है कि जो ताऊ ने अभी ठीक पहले कहा कि जज ना करे, मैं हत्या करके आऊं और तुम मेरे साथ खड़े रहो कुलदीप, बजाय इसके कि तुम वॉकआउट कर जाओ कि तुमने इतना नीच काम किया, तुम इतने छोटे बौने, इतने बुरे गिरे हुए इंसान हो गए, मैंने सोचा नहीं था, तुम मेरे दोस्ती के काबिल नहीं। अगर इस तरह का बयान देके मैं चला जाऊं तो इसका मतलब है कि हाँ, तो वो दोस्त नहीं है, फिर वो पार्टी बडीज हैं जो आपके अच्छे में आपके साथ हैं। आपके घर में अच्छा खाना बना है, हाँ आ रहे हैं, ओला में बैठ गए, पहुंच रहे हैं, यार तुम तो डंडा किए हुए हो। अच्छा सुनो, रास्ते से 6 बियर उठा लेना, 2 कोक उठा लेना, चिप्स का पैकेट ले लेना, मूंगफली है अपने पास, कबाब मंगाए हो कि नहीं,
मंगावा है यार, तुम तो आ जाओ, पहले आने में तुमको 2 घंटा लगता है, कबाब कबाब किए पड़े वहां से ऑटो में। इस तरह की जो बातें होती है, लगता है ना कि बड़े दोस्त हैं लोग, है ना, एक दूसरे को गरिया। ये दोस्ती नहीं भाई साहब, ये गफलत है जी। और तो वो कह रहे थे ना कि मैंने जो 3 चीजों का नाम दिया, हम्म, लाइफ, विजडम और एक्सपीरियंस, इन तीनों के साथ आपकी कोई औपचारिकता नहीं होती है, आप इन तीनों के साथ नेकेड होते हैं। इसलिए मैं इन 3 को दोस्त मानता हूं। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब लोगों के एक दोस्त होते हैं, किसी किसी का एक भी नहीं होता है, किसी के 2-3 होते हैं। मेरे पास 4-5 दोस्त हैं जिनके लिए मैं कह सकता हूं कि नहीं, ये 4 लोग 5 लोग ऐसे हैं जो कि मेरे दोस्त हैं स्थायी भाव से। तो लेकिन मैं उसके पहले इन 3 को मानता हूं कि भैया, ये नरेश मेहता का एक बहुत अच्छा उपन्यास, देखिए रेफरेंस हमेशा हर बार दे देना चाहिए पढ़ने के लिए, एक सुर्रा। नरेश मेहता का एक उपन्यास है, यह पथ बंधु था, है ना, ये जो पथ है ये यही बंधु था अपना। और वो दिखाते हैं कि कैसे वो सब शंकुलों में गए और हर जगह से हताश और हतोत्साहित होकर के और अंततः इसमें रहे। ये वाली बात। जो दोस्तों के प्रकार पे बात हो रही थी, अनन्य और जघन्य 2 टाइप के होते हैं। तो जघन्य में कुछ मुझे बहुत बचपन में स्वार्थी दोस्त भी मिले थे, जिसमें मतलब मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक स्कूल में एक लड़का था, हम लोग, और स्कूल में अक्सर होता था कि दोस्तों के नाम रख दिए जाते थे, तो उसको हम लोग झोला बोलते थे। पता नहीं क्यों, शायद वो बहुत ढीले ढाला सा रहता था, शायद इसलिए उसका नाम झोला रख दिया गया था। तो उसने मुझसे कहा कि यार अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक जरा दे दो, मैं भूल आया हूँ, मुझे लैब में लेकर जाना है। वो बुक लेकर के लैब में चला गया मुझसे। क्लास ओवर हुई, वो वापस आया, मैंने कहा भाई बुक? बोला भाई वो तो लैब में रह गई। मैंने कहा भाई लेके आ। बोला जाके ले ले। तो मैंने कहा तू हाथ से लेके गया था, हाथ में लाके दे। इसके बाद वो जो बोला वो बोलने लायक नहीं है, लेकिन किताब लेने वो नहीं गया, मैं ही गया, बुक वापस लेकर के आया लैब से। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, मैं आज तक झोले को ढूंढ रहा हूँ, झोला मिल नहीं रहा है। सारे सोशल मीडिया पे मैं देख चुका हूँ। मैं महीने में 29 दिन अहिंसावादी व्यक्ति हूँ, लेकिन वो एक दिन की गुंजाइश में हर महीने छोड़ता हूँ ताकि कभी झोला मुझे मिल जाए, तो मैं उसको पटक के मारूंगा। झोले, अगर तुम अगर सुन रहे हो 3 ताल और तुम में हिम्मत है तो तुम ईमेल करो साले मुझे। हमारा जैसा हम पिछले बेबाक बुधवार में कह रहे थे, हमारे जब मैं रहता था जो हॉस्टल में, सनीमा रोज देखता था, पिटता भी रोज था। तो जो 2 तरह के थे, एक थे वो जो मेरे साथ सनीमा देखते थे और पिटते थे, गहरे दोस्त थे। कुछ वो थे जो सनीमा देखने नहीं जाते थे पर बताते नहीं थे, वार्डन को नहीं बताते थे, पंडित जी को नहीं बताते थे कि ये गया था, ये गया है, ये गायब है, अभी देख लीजिए 3 बजा है, अब वो सीधे 6 बजे आएगा, है ना। तो वो एक होते थे। एक वो होते थे जो जाते नहीं थे पर बताते नहीं, वो भी दोस्त थे। उनका ये था कि तू जो कर रहा है मैं नहीं करता, तू जो कर रहा है वो अच्छा नहीं है, पर मैं तेरी शिकायत नहीं करूंगा। सबसे खराब जो जघन्य टाइप के थे वो दुश्मन थे। उनका काम था सिर्फ कि हमें एक्सपोज कर देना, है ना। वो 3 तरह के मुझे बचपन में मिले। उनमें से जो साथ में जाकर सिनेमा देखते थे और साथ में कुटते थे, वो मेरे दोस्त हैं। और वो भी हैं जो मेरा सबसे गहरा दोस्त है, वो ये सब ज्यादा करता नहीं था। कभी कभी उसने भी की, पर वो ज्यादातर सिनेमा देखने में साथ नहीं होता था, पर हमारी बुराई नहीं करता था, हमें एक्सपोज नहीं करता था, हमें पकड़वाता नहीं था। वो यूं करके इशारा नहीं करता था सर पूछते थे आकर के कि किधर है, तो वो बताता नहीं था, क्योंकि और लोग सुन लेंगे ना किसने चीटिंग की है, तो वो यूं खाली बता देता था उनको, दोनों उंगलियां गोल करके आंखों के सामने कि सिनेमा गया है। तो वो वाले दोस्त वो भी होते हैं जो कि आप यह जानते हुए कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आपको बताते भी रहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, पर इसके लिए वो आपका साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी बुरा भी लगता था कि ये क्यों, मतलब ज्यादा ज्ञान क्यों पहले जा रहा है, मतलब तुम कौन हो भाई, तुम काहे बता रहे हो हमको। लेकिन आप बाद में ये रियलाइज करते हैं कि नहीं, आप, उनका इंटेंशन ये था कि आप उस रास्ते पे ना चले। तो आपको इरिटेट भले करते हो, पर वो अच्छे दोस्त रहे आपके, वो हमेशा के लिए रहे। उन्होंने छोड़ नहीं दिया आपको कि चल तू उस रास्ते चला गया तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ, उस रास्ते पे भी तू जा रहा है तो गलत कर रहा है, पर मैं तेरे साथ हूँ, इनकेस कोई मुसीबत होगी तो मैं खड़ा रहूंगा। ऐसे भी लोग जो होते हैं वो दोस्तों की श्रेणी में होते हैं। और जो थर्ड प्रकार के दोस्त होते हैं वो मौका परस्त होते हैं, आज हैं कल नहीं है, ज्यादातर टाइम में है, पर ऐसे टाइम में है जब उनकी बन रही है, उनकी चल रही है ना, आनंद उनको आ रहा है, उनके आनंद पर दोस्ती निर्भर है। उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो गया तो फिर यार तुमने यार ऐसा करते यार, तुम यार बहुत गलत करते हो यार, तो वो फिर उस वाले से फिर धीरे-धीरे दूरी बढ़ जाती है। अब तो एक नई दुनिया के दोस्त हैं बहुत सारे, जो मुझे लगता है कि दोस्ती में सबसे दोयम दर्जे के साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया।
हाँ, क्योंकि अब ये हो गया है कि जिनके 5,000 दोस्त फेसबुक पे हैं और 25,000 फॉलोवर्स ट्विटर पे हैं, उनके जनाजे में 5 नहीं पहुंच पा रहे हैं या उनको लगता है कि वो क्रांति कर रहे हैं और वो कहते हैं कि गुरु आज सब लोग जंतर मंतर पहुंचो, और पता चलता है कि वहां पे 12-15 लोग ही पहुंचे हैं, और वो भी इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि वो किसी और वजह से वहां पे आए, घूमते टहलते हुए आए थे। तो ये एक वर्चुअल रियलिटी वाले दोस्त हैं जो कहते हैं कि भाई वर्चुअली बने थे, वर्चुअली रहो। और मैं यहाँ पे बाबा बोल दूंगा, आपको बुरा लगेगा, पर ये जो वोक जनरेशन है ना, और ये जो क्रांतिकारी लोग हैं, ये दोस्त नहीं है। ये अपने कॉज के लिए जो इनके दिमाग में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ गलत, उनके दिमाग में जो एक कॉज है, जो एजेंडा वो फहराना चाहते हैं 15 अगस्त को हर साल, वो उनका चल रहा होता है। उसमें जब तक आप नहीं ताऊ, 100% उनके साथ नहीं है, तब तक आपको वो कोई इज्जत नहीं देंगे, और आपको देश अपना ही नहीं, देश का और विश्व का और पर्यावरण का दुश्मन भी ठहरा देंगे। वो दोस्त के रशियन मॉडल हैं, वो दोस्त तो विस्की हैं ये सब जो है ना, दोस्तों विस्की तो वो होता है जो आपका विस्की में आके साथ दे। क्रांति बिना विस्की की हो जाए तो ये बहुत ही लद्दड़ क्रांति होगी। लेकिन वो मैं इन लोगों से ट्विटर उस पे क्रांति को क्रांति लोगों को समझता हूँ ना, ये लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। मैंने परसों की बात है, एक लड़की है, महिला है, उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया जो कि उनके गैंग के लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। ये बाद में इन यूनिट ऑफ वन रहेंगे, ये देख लेना, ये कैंसिल करते जाएंगे एक दूसरे को। फलाने ने ये कर दिया, उसने वो पहन लिया तो फिर वो कैंसिल, उसने वो किताब पढ़ ली तो वो कैंसिल, उसने वो टीवी प्रोग्राम देखता है तो कैंसिल, और वो करते करते अकेले रह जाएंगे। और पता नहीं वो फिर वही इस देश में जो है 1 अरब लोग अगर सभी वोक हो गए तो बस अपना अपना एजेंडा फहराएंगे 15 अगस्त को। और जो आपने जनाजे वाली बात बाबा कही, तो उसमें एक दूसरी वाली भी है, जिनके सोशल मीडिया पे मित्र नहीं होते और कई बार उनको मालूम नहीं होता कि उनके मित्र होते हैं, और जनाजे के बाद उनकी अहमियत बढ़ती है। एक शेर है इस पे, मुझे याद आया कि सारा शहर उसके जनाजे में था शरीक, तन्हाइयों के खौफ से जो शख्स मर गया। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये शुभ चिंतक अचानक से पैदा हो जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई बढ़िया संगीतकार या कोई अफसाना निगार, इस तरह के लोग बहुत ही गुमनामी में मरते हैं, और फिर उनके जनाजे में कंधा लगाने के लिए लोग आ जाते हैं कि इसी बहाने रोशनाई की कुछ छींटे उनके कमीजों और उनके गरेबा पे भी पड़े, और इस बहाने उनकी दुकान चल निकलेगी। देखिए, आई वॉज रियली वेरी क्लोज टू हिम, एंड he was so fond of me and I was so fond of him। तो ऐसे ऐसे करके वो बयान देने, तो ये बाइट वीर दोस्त होते हैं जो जनाजे का मौका संभाल लेते हैं, है ना। जिन लोगों ने मोहल्लों में कभी चचा को सलाम नहीं किया, वो जनाजे में कंधा लगा देते हैं ताकि आस पड़ोस की कई आंटियां और युवतियां ये देख लें कि ये कितना सोशल है, कितना सोशली बहुत एक्टिव रहता है, ये कितना संवेदनशील है। तो दोस्तों की कई नवैयत है। दोस्त वैसे केवल इंसानी नहीं होते, मुझे लगता है कि कुत्ते और घोड़े इंसान के सबसे बेहतरीन दोस्तों में हैं, और गाय भी, क्योंकि सभ्यताओं के मुहाने से उनके गर्भगृह तक की पूरी यात्रा इंसान ने घोड़े, कुत्ते और गायों के या गौवंश के सहारे पार की है। साथ साथ में भेड़, बकरी और तमाम तरह के और जीव भी रहे हैं, लेकिन ये 3 जो है मोटे मोटे तौर पे रहे ही हैं मुकम्मल। अच्छा, एक स्कूल का किस्सा एक और है, जो वो कह रहे थे ना ताऊ कि कुछ लोग थे जो करते ही नहीं थे बुरा, लेकिन आपकी शिकायत नहीं करते थे। तो हमारा क्या है कि एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड उन दिनों शुरू हुआ था। बोर्ड पिन्स होती है ना, जो बोर्ड पे लगती हैं, तो लड़के उसको बोर्ड से निकाल के ले आते थे, और क्या हुआ कि जैसे क्लास चल रही, कोई आंसर देने के लिए खड़ा हुआ तो उसकी सीट पर रख दी नीचे। आमतौर पे जस्ट पीछे वाला ही ऐसा करता था, वो बैठता था, फिर उसको चुभती थी और उसमें फिर हंसी होती थी। तो लेकिन उसमें एक चीज पे सहमति थी पूरी क्लास में, कोविड था, लड़के लड़कियों सभी में सहमति थी, कितना भी दर्द और ये हो जाए किसी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन टीचर को नहीं बताना है कभी। हाँ, आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, और टीचर आए तो सब छोड़ के खड़े हो गए एकदम। गुड मॉर्निंग टीचर। तो एक बार लेकिन कुछ कांड हुआ। एक बार ये हुआ कि पीछे ना एक बेंच टूट गई, फर्नीचर जो है वो थोड़ा टूट गया, तो उसमें से एक फट्टी निकल आई छोटी सी, और उसमें 2 बढ़िया उदीयमान पतली पतली कीलें हुई। वो बोर्ड पिन से गहरी होती है बाय द वे। हाँ। और एक खुराफाती ने इस फट्टी के पोटेंशियल को जो है भाप लिया, उसने उसे बैग में रख लिया कि भाई ये काम आएगा। तो रिसेस के बाद क्लास शुरू हुई, और एक जो है स्टूडेंट खड़ा हुआ, वो पढ़ने लिखने वाला आदमी था, थोड़ा गुस्सैल टाइप का भी था,
और जिसके पास फट्टी थी वो थोड़ा डायगोनल सीट पे बैठा था उसके, मतलब कि जस्ट पीछे नहीं था, जस्ट पीछे के बगल वाले सीट पे वो बैठा था। तो जब वो खड़ा हुआ तो उसने ऐसे हाथ टेढ़ा करके फट्टी वो रख दी, और भाई साहब वो टीचर को जवाब दे के बैठे हैं, एक हल्की सी आवाज आई है, उह, जो वो नहीं होती, एक वाली कॉम होती है जो दर्द को पी जाती है। हाँ, क्योंकि चुभता तो है हाँ जरा सा, हाँ दर्द उस वक्त नहीं होता, दर्द शुरू होता है साला 60 से 120 सेकंड बाद, हाँ। तो है ना। मैं तो महसूस कर रहा हूँ। तो वो लड़का फिर बैठा और उसको हल्की सी आवाज आई, और फिर वो खड़ा हुआ गुस्से में और पीछे मुड़ा तो उसके पिछवाड़े में फट्टी धंसी हुई, और अपने जस्ट पीछे वाले लड़के को, जो बहुत ज्यादा हंस रहा था इस बात पे और जो उसका घनिष्ठ मित्र भी था, और जिसने ये फट्टी नहीं रखी थी, उसके बगल वाले ने रखी थी, उसको उसने तड़ाक तड़ाक 3 चांटे मारे। और तौबा। बेचारा ये कह भी नहीं पाया कि मेरे बगल वाले ने रखी थी, और बगल वाला जिसने रखी थी वो इतनी देर में पहुंच गया खींच के निकालने पीछे से, क्योंकि उसे लग रहा था कि यार इन्फेक्शन बढ़ ना जाए, नहीं तो बहुत लंबा पिलाएंगे। लेकिन उस दिन के कहीं बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि मछली के कांटे की तरह निकाला? टेटनस का सुआ तो लगा ही होगा। नहीं, उसके बाद तो फिर वो प्रिंसिपल और तक ताऊ escalate हो गया। कील के दर्द से ज्यादा इंजेक्शन का दर्द भी महसूस कर रहे हैं यहाँ वही पे। ये आइए। इन्वेजन वाली जो प्रैक्टिस है ना, उसके बारे में सोचकर ही मैं घबरा जाता हूँ। ऐसे ही लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो उपनाम संस्कार है उसमें, और जो हमारे प्राचीन नामकरण की परंपरा है उसमें विचित्र वीर शब्द आया आपने एक बार होगा। बताया था। हाँ। एक वो भी तो है, अब जो अपने ही दोस्त होते हैं जो सारी बदमाशी करके कहते हैं आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। हम्म। वो उसका भी एक है कि एक साथी जर्नलिस्ट है हमारे यहाँ, बड़े गंभीर व्यक्तित्व के हैं, वो पॉलिटिक्स वगैरह पे लिखते हैं। तो एक दिन आए, बोले कि यार एक सेक्स विशेषांक छपा था एक मैगजीन का, वो कैसे मिल सकता है? तो मैं उनको देख के मुस्कुराऊं तो वो थोड़ा इधर उधर देख के बोले, यार एक दोस्त को चाहिए, गरीब है, वो खरीद नहीं सकता। तो हम मुस्कुराए, उन्हें बोले भाई साहब गरीब है तो रोटी खिलाइए उसे, ये सेक्स विशेषांक काहे खोज रहे हैं उसके लिए? शराब के ठेकों का भी यही हिसाब रहा है कि तो चाचा ने मंगाई है ना, ये जीजा ने मंगाई है, फूफा ने मंगाई है, मामा ने मंगाई है, हम थोड़ी पीते हैं, क्योंकि शहर छोटा है, बात तो फैली जाएगी, तो तुरंत वहां पे उस पाप से अपने आप को काटना है। तो ये बहुत विचित्र किस्म के लोग होते हैं, और इसी बहाने का इस्तेमाल करके हमने दावतों में पान और आइसक्रीम खूब उड़ाई है, ये कह के कि मम्मी मंगा रही हैं। जब बहुत छोटे थे तो पान वाले कहते थे बच्चों को नहीं मिलेगा, मम्मी मंगा रही, मीठा पान मम्मी मंगा रही। एक वो मोनीश बहल जी ने एक बात कही थी, जिसको बाद में श्री डेफिनिट ने एक विजुअल जस्टिफिकेशन भी मुहैया कराया अपनी बेल्ट कसते हुए, कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये वाकई सच है कि कंडीशनिंग ऐसी हो गई है पेरेंट्स की, सोसाइटी की, टीचर्स की, कि लड़का और लड़की अगर क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं तो ये पोटेंशियल दोस्त से बढ़ के भी बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन समाज का पूरा ताना बाना और अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वो ताना बाना और सघन होता जा रहा है, और पूरा प्रयास पूरी दुनिया, मतलब वो जैसे शाहरुख खान कह रहे थे ना कि जब आपको उससे मिलना हो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, बस इसका ठीक अपोजिट आप डायलॉग सोच लीजिए, तो एक लड़का और लड़की की दोस्ती को खत्म करने के लिए पूरी कायनात एकजुट हो जाती है ना। वो लगता है कि बस ये दोस्ती ही मोदी है और इसे हराना है। दोस्ती भाई साहब फिर भी नहीं हारती, कभी कभी दोस्ती चलती रहती है। हमारी पढ़ाई लिखाई कोएड में हुई और कुछ लड़कियों से दोस्ती थी और उनसे अभी भी दोस्ती है, और उसमें दोस्ती वाला ही भाव है भाई साहब, उसमें दोस्तोविस्की नहीं हुआ है। ना वहां पे क्रांति है, ना कोई लैंगिक आकर्षण है, ना कोई और वजह है। और अभी भी बातें होती तो यही बातें होती हैं कि यार वो फलाना हमारी क्लास में कितना मूर्ख था, या वो कितना पढ़ाई में अपने आप को तेज लगाता लेकिन नाक बहती थी उसकी प्रार्थना करते हुए, कविता की लाइन खत्म होना और उसका नाक सुलगना एक साथ होता था, है ना। या वो तो उसको इतनी तेज सुसु लगी थी कि वो एक बार गर्ल्स टॉयलेट में घुस गया था और फिर उसको विलियम सर ने मुर्गा बना दिया था, और ये हुआ था वो हुआ था। तो इस तरह की कहानियां हैं, और वही जो ताऊ कहते हैं कि दोस्ती में कई सारी चीजें याद करने के, अभी भी हगे और मुंह पे हंसने के लिए अगर कुछ लोग हो सकते हैं तो वो आपके दोस्त होंगे जो बचपन वाले हैं, जिनको आपने हगन्ना और मुतन्ना के है ना कि अरे जानते हो ट्रेन में एक बार एक आदमी ने ऐसे ऐसे कर दिया, नेपटान मोजा ऊपर रख दिया, पंखे से पूरे में फैल गया, आर्ट बन गई, हाँ, इसमें सब हंसने लगते हैं। हाँ, क्योंकि अभी जो हास्य में क्या है कि चुटकुलों में से अब वो किरदार निकाल दिए जाते हैं
कि ऑपरेशन ऑपरेस्ड ये सब के नैरेटिव आ गए हैं कि आपने ये कैसे बोल दिया, जैसे एक बिहारी था ये कैसे बोल सकते हो आप, है ना, या एक सरदार था, आप कम्युनल डिवाइड कर रहे हो। तो इस तरह की चीजें पर दोस्तों के बीच आप किसी भी तरह के चुटकुले कह सकते हो, बिल्कुल। और किसी भी संकट तरह ये है ना, देखो कि आप जैसे ऐसे डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ बैठे हैं कि आप वहां पर कौन सा चुटकुला कह सकते हैं। दोस्तों के बीच बैठे हैं तो वो लिमिट जो है वो नहीं होती, पर रिश्तेदारों में, परिचितों में, मित्रवत लोगों में, तथाकथित मित्रों के बीच में आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कौन सा चुटकुला, कौन सा गाना सुनने की, गुड्डी गिलहरी का गाना मैं बहुत सुनता था, है ना, दोस्ती तो इस जमाने को क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसी को कि मैं किसी महफिल में कि मैं गुड्डी गिलहरी को भी सुनता था, पर मैं आपके बीच में कह सकता हूँ कि गुड्डी गिलहरी को भी सुना है ना। तो आपको ये भी रहता है यार इनको क्या पता होगा, गुड्डी गिलहरी उस टाइप के लोग ही नहीं है ये। अब हाँ तारा हाँ, हम बानो लोग तो फैजाबादी मैं कहीं पे जाके बोलूं कि यार हम कभी उनको भी सुन लिया करो, तो उनको लगेगा यार ये है कौन, ये बानो कहाँ से आई। तो नहीं, मैं तो मानता हूं कि आपको जिन्होंने अपने जैसे लोग ऐसे ही मिलते हैं। ताओ जिन्होंने मस्तराम नहीं पढ़ा है, या जो लोग वीएस नायपॉल समझते हैं अपने आप को, मैं समझता हूं कि वो लोग अभी इंसान नहीं हुए हैं, उनको समय लगेगा। तो बहुत पुरानी लड़ाई है एमआर पब्लिकेशंस वाली। खैर, तो यही जो पूरी की पूरी नवायत है और जो असेसमेंट है, जिसमें हम एक बहुत विचित्र से समय में हैं कुलदीप, जो मोटी बात मुझे लगती है और जिसको मैं बारहा सोचता रहता हूं कि एक तरफ एक लंबा इतिहास है बच्चों के या लैंगिक जो हमारी पहचान है उसकी वजह से हमारे शोषण के, बच्चों का शोषण हुआ है, लड़कियों का, महिलाओं का शोषण हुआ है, या पुरुषों का भी शोषण हुआ है, अलिंगी, उभयलिंगी, इस तरह के लोगों का भी शोषण हुआ है। शोषण की इतिहास से भरी है हमारी धरती। लेकिन यहां से मुझे कोई हल निकलता दिख नहीं रहा है, जहां पे जेंडर्स का एक दोनों के साथ में एक अजीब तरह का एक खिंचाव बन गया है। आज की जो सोशल ग्रोथ है उसमें एक महिला और एक पुरुष का, चाहे वो किसी भी आयु के हों, 5वें दर्जे से लेकर के और 50 तक, अब स्थिति यही हो गई है कि आप बहुत खींचे खींचे से हैं, आप बहुत सारे पूर्वाग्रहों से भरे हुए हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ में जी रहे हैं। और आपको हमेशा, मतलब आप अगर पुरुष हैं तो किसी महिला को आप अपने घर बुलाने से पहले 10 बार सोचेंगे, अगर आप महिला हैं तो किसी पुरुष को अपने घर बुलाने से पहले 10 बार सोचेंगे। मुझे लगता है कि मानव के विकास में अगर ये लिंग आधारित जटिलता आज भी है तो हमें फिर से सोचना चाहिए कि हम विकास के किस स्तर पे अभी पहुंचे हैं। ये जो हम इंसान के तौर, हम इंसान के तौर पे कितना इवॉल्व हो पाए हैं कि हम दो लिंग आपस में सहज स्वाभाविक नहीं हो पाए अभी तक। बिल्कुल। और ये और गहीर होता जा रहा है भाई साहब, जैसे जैसे इसमें वर्ल्ड बैंक से लेके और तमाम चिंतनशील नौकाओं से उलीचा गया पानी पड़ रहा है, ये चदरिया और भीजती जा रही है। बहरहाल बहुत लंबा रायता हो गया। तो एक ब्रेक ले रहे हैं और उस पार है अलबेले नामों की बात। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक, 3 ताल है ये आज तक रेडियो पर, और अब बात करनी है अजीबो गरीब नामों पर। कैसे कैसे नाम देखने में आते हैं और ये कॉन्ट्रास्ट कैसे पैदा होता है कि कई बार जो नाम है वो व्यक्ति के गुण से एकदम अलग अर्थ लिए हुए होता है, और कई बार यथा नाम तथा गुण भी होता है। बहुत सारे लोग अपने नाम से चिढ़ते हैं, बहुत सारे तखल्लुस में निर्वाण खोजने की कोशिश करते हैं, तो उन सब पर बात करेंगे। कुलदीप मेरा नाम है और शायद ये सभी के साथ होता होगा, स्कूल में मेरे साथ भी होता था, खासतौर पे जब नए स्कूल में या नई क्लास में जाते थे या नया टीचर कोई स्कूल में आता था तो वो पहली बार जब इंट्रोडक्शन करता था तो नाम पूछते थे वो कि क्या नाम है जी, कुलदीप। अच्छा, क्या अर्थ हुआ कुलदीप का?
जी, परिवार का दीपक। जो परिवार का नाम रोशन ये करे। मास्टरों की बहुत पुरानी बीमारी है। हाँ। बचपने में हमारे स्कूल का नाम अंकित था, तो सब तो अंकित अंकित मतलब लिखा हुआ, हाँ। और छोटे भाई का नाम संचित था तो संचित मतलब बचाया हुआ। हम्म। तो लिखे बचाए में बड़े होते होते, लेकिन तुमने सवाल पूछा है ना, मैं तुमसे टाइपराइटर बता आने रहा के हूँ बाद नाम होता टंकित। नहीं, कचहरी में टाइपराइटर तो था पिताजी के मुंशी के पास, लेकिन कोई तीसरा हुआ नहीं, तो टंकित जो है वो वंचित रह गए। लेकिन मुझे जब आप पूछते हैं ना कि सबसे विचित्र नाम कौन से लगते हैं, तो मुझे अपना नाम सबसे विचित्र लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिस समाज में पाणिनि नाम के साथ में जी रहा हूं, वो समाज इस नाम को एक ऐसे ठुर्रे उड़द की तौर पे देखता है जो 22 सीटी के बाद भी गल नहीं रहा है ना। तो कुछ ठुर्रे ऐंठे उड़द होते हैं, वो नहीं गलते हैं, वो अच्छी घुटी हुई दाल में भी दरदराहट के साथ दांत के नीचे आते हैं। तो मेरा नाम पाणिनि जो है, पाणिनि के कई सार संक्षेपण हैं। पाणिनि महर्षि थे। बहुत कम लोगों को ये सुविधा भी मिलती है कि उनके नाम की स्पेलिंग वही है जो एक डिश की है, खाने की चीज। पाणिनि सबसे बड़ी बात अष्टाध्यायी है कि व्याकरण के इनके नाम रचनाकार, को संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता, लिंग्विस्टिक्स के फादर कहे जाते हैं। पाकिस्तान आज जहाँ है वहाँ पैदा हुए, अफगानिस्तान आज जहाँ है वहाँ पे सक्रिय रहे, महर्षि थे। व्याघ्र की ध्वनि, सिंह की आवाज से संधि के सूत्र खोजते खोजते शेर उन्हें कब खा गया हमला करके वो जान नहीं पाए। पाणिनि की मृत्यु कैसे हुई, ये कहानी मुझे उस जमाने में सर कार्यवाह थे आरएसएस के डॉक्टर हो वे शेषाद्री, एच वी शेषाद्री, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी। मैं उनके साथ था करीबन 21 दिन, और चलते चलते जब वो गाड़ी में बैठने लगे तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुम्हें पता है पाणिनि की मृत्यु कैसे हुई। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई और कहा कि इतने लीन मत हो जाना चीजों में कि अपना ही वजूद खो बैठो। वैसे आप पे तो शुरू से बहुत प्रेशर रहा होगा कि अब मेरा नाम पाणिनि रख दिया गया है, तो अब मुझे व्याकरण अपनी बहुत मजबूत करनी है, भाषा अपनी बहुत मजबूत करनी है। हाँ, नहीं, ये प्रेशर तो नहीं रहा। ये था कि पाणिनि नाम रख दिया है तो इसका कुछ प्रभाव दिखाई देगा। और पाणिनि नाम बाद में रखा गया, संस्कृत में मेरी रुचि पहले से थी, तो मेरे मामले में गुण पहले अंकित ही था नाम। हाँ, अच्छा, तो गुण पहले आया, और गुण के अनुरूप रोमन में बाबा मूर्धन्य ण नहीं होता। हाँ, तो वहां पनीनी है। देवनागरी में कोई देखते नहीं है इनका नाम। हाँ, नाम तो अंग्रेजी में रहता है, तो PANI रहता है, तो पनीनी बोलते हैं इनको। हाँ, लगभग हर व्यक्ति इनको पनीनी बोलता है, जो कि एक सैंडविच का नाम है। बिल्कुल। और पाणिनि किसी ने, हम लोग जब बोलते हैं तो लोग उनको भी चकित होता है। मैं सोच रहा हूँ, कई बार मैं बोलता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि किसी दिन ये भी सीख जाएंगे, लेकिन मैंने कोई परिवर्तन नहीं देखा किसी में। मैं कितनी बार भी पाणिनि बोलूं, वो हमेशा इनको पनीनी ही बोलते हैं। ऐसा ना हो कि किसी दिन हम लोग सीख जाएं। बिल्कुल। और कौशलेंद्र जी इसको और कभी बताएंगे, उनसे हम लोग पूछेंगे। हमारे 3 ताल के और बेबाक बुधवार के नियमित श्रोता हैं वो, और संस्कृत टेक्स्ट से, लिटरेचर से वो रेफरेंसेस हम लोग को देते रहते हैं, एनरिच करते रहते हैं। लेकिन पाणी जो है वो हाथ के लिए इस्तेमाल होता है, और ऐसा मुझे बताया गया कि पाणिनि का मतलब ये हुआ जिसपे सरस्वती का वरद हस्त है, वो पाणिनि है। तो ये भी एक व्याख्या दी गई। पाणी हाथ होता है, इसको समझने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घरों में शादियों के तमाम कार्ड होंगे, उनमें अगर आप देखेंगे शादियों के कार्ड में लिखा होता है पाणी ग्रहण संस्कार। तो एक मैं अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में रखता हूँ, ये पाणी ग्रहण है, तो यहाँ से पाणी ग्रहण आया। जैसे मेरे सबसे छोटे भाई का नाम जो है वो त्रयंबकेश। हाँ, जो कि बहुत ही कठिन था। अभी देखिए, तो उसने खुद से ही अपना नाम कुंदेंदु कर लिया, जो कम से कम मतलब उतना बड़ा नहीं है, पर उसने ही वो नाम खुद चुना है। कुछ दिनों तक उसने अपने आप को अमरीश पुरी भी बुलाया। खैर, बहुत इम्प्रेस था वो। तो वो था कि उसने अपना नाम खुद चुना कि नहीं, मैं अपना नाम कुंदेंदु रखूंगा। और उसको ये आजादी थी, हमें जो है नाम विरासत में मिली, उसके साथ जिंदा रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ये कमलेश किशोर सिंह है, एक अनुप्रास है इसमें, और हम लोग जब पढ़ाई करते थे और पत्रकारों को देखते थे तो उनके नाम में अक्सर एक अनुप्रास होता था। मतलब मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बचपन में कुछ सायास था ऐसा सोच के कि अनुप्रास की वजह से रखा गया, या
नहीं, जब आप किशोरावस्था में होते हैं तो आपका नाम किशोर होता है, पर उसी समय रजिस्टरों में चढ़ जाता है, फिर बदलना बहुत मुश्किल होता है। नहीं तो मेरा नाम पहले कमलेश कुमार था, बाद में वो लेकिन लोग कमलेश। एंजॉय करते हैं अनुप्रास वाली जो बात तुम कह रहे हाँ, हो, वो एंजॉय जैसे करते हैं। राजीव रतन, राजीव रंजन, है ना, राम रतन, इस तरह से ये आप कई लोगों का नाम पाएंगे, PPSS, इस तरह से नाम है। मैं इसलिए बोले, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम था अनूप कुमार वर्मा, और उसने मीडिया की नौकरी जब शुरू की और उसकी एस्पिरेशंस हुई कि पढ़ाई कर रहा था, तो उसने अपना नाम ऑफिशियली बदलवा लिया, अनूप आकाश वर्मा। तो वाह, हाँ, तो ये चीज और मैंने देखी। नामों में सबसे विचित्र नाम वो नाम है जो चीजों को या तो लोक भाषाओं ने दिए हैं और या फिर विज्ञान ने दिए हैं। तो कई बार आप जब देश भीतर देश वाली स्थिति में पहुंचेंगे, जब आप कस्बों से और अंदर गांवों की तरफ जाते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि इस गांव का नाम ये क्यों है। टंटापुर, निनौती, निनाय, बड़हनी, बछरावा, बन्नावा, सताव, उन्नाव, है ना। तो इस तरह के नाम जो हैं वो सोच करके लगता है कि ये नाम क्यों पड़ा। और कुछ ना, तो ये क्या है कि ये देशज परिधि में बोलते बोलते या तो अपभ्रंश या फिर किसी एक क्वाइन हो गई चीज से निकले हुए नाम है। और दूसरे जो नाम हैं वो क्योंकि सहज स्वाभाविक नाम नहीं है, वो हैं आपकी वैज्ञानिक शब्दावली के नाम। राना टिग्रीना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, मारगोसा, फलाना और ढिमकाना, इतने तरह के नाम है, ह्यूमर मेरेस्मस, क्वासरकोर, है ना। तो सब लगता है कि यार ये क्या मामला है। मतलब मेढक, कितना सुंदर मेढक, राना टिगरीना, लगता है हला हम तो उसको मेढक समझते थे, तो हला राना टिगरीना, इसके नाम में राना लगा हुआ है। अच्छा, एक नाम और होता है जो मतलब जिसे बोलते हैं राशि का नाम। तो जो पंडित जी जो अक्षर से बताते थे, और अक्सर हाँ, वो नाम छिपाने वाला अधिक होता था, बताने वाला कम। हाँ, तो वो नाम फिर व्यवहार का नाम नहीं होता हाँ, है। तो मैं कह रहा हूँ अंकित का भेद खुल गया, तो राशि वाले का भी भेद खोल दीजिए। हाँ, तो राशि वाला नाम वो जो है उस नाम के अनुरूप हम हैं पूरी तरह से। वो हमारी माता जी कहती हैं कि जो तुम्हारा जन्मांक का नाम है तुम एकदम वही हो, और वो नाम है लीलाधर। अच्छा। सही, तीनों नाम पता चल गए। मेरा राशि का नाम था मी से निकला था, तो मेरा राशि का नाम था उस समय मिथुन चक्रवर्ती की बड़ी हुई, तो मेरा राशि का नाम मिथुन है। वाह वाह। अच्छा, वाह, बाय द वे मैं यहाँ बता दूं, उनका नाम मिठुन है। हाँ, मिठुन है, आपने बताया था। हाँ था। अच्छा, एक ये भी है कि घर का नाम और स्कूल का नाम। और स्कूल में एक पूरा एक प्रोसेस होता था जब हम पढ़ते थे कि अपने दोस्तों के घर के नाम पता चल जाएं और फिर उन्हें क्लास में चढ़ाएं। हमारे चौराहे खड़े पूछ ले जा करके आ जाओ पावनी आनंद का घर कौन है, तो 8 लोग मना कर देंगे, 2 लोग बता सकते हैं शायद। हाँ। वो उनकी साक्षरता या हमारी निकटता ये उसमें कारक होगी। लेकिन आप आसपास के इलाके में जाकर पूछने कि अरे वो अंकित का घर बता दो, तो आपको घर तक छोड़ आएंगे। है अंकित, अच्छा आइए, वह मंदिर के आगे वाला। पर देखिए, अंकित जो है वो घर का नाम नहीं होता साहब, वो दफ्तर का नाम होता है, अरे स्कूल का प्रॉपर नाम दफ्तर का नाम होता है। लेकिन आप सोचिए जिसका नाम ही पावनी है, उसका नाम, घर का नाम भी कोई हल्का फुल्का नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो सबके नाम होते हैं एक घर के। हमारे यहाँ पुकारने वाले जो नाम होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत मतलब कारू, लल्लू, राजू, बबलू, राजा, बाबू, पिंटू, चिंटू, सिंटू, पप्पू। जब वो घर के नाम से ना चढ़ना आदमी एक समय के बाद बंद कर देता था स्कूल में। बोल लो यार घर का, घर पे मम्मी बोलती तुम यहाँ बोल लो। तो फिर ये तय हुआ कि इनके पिता के नाम पता करो, बाप का नाम क्या है इनका, उससे चढ़ाओ। और पिता का नाम जो है पता करना मुश्किल भी नहीं होता था, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में होता था। तो हमारे क्लास में एक संदीप था, उसके पिताजी का नाम था धनिया प्रसाद सिंह। अब वो जब क्लास में खड़ा हो, लड़के पीछे धनिया धनिया चिल्लाएं। एक लड़के के पिताजी का नाम पंचम था, तो लोग हिंदी की क्लास का इंतजार करते थे और उसमें खड़े होकर बहाने से बोलते थे कि सर पंचम वेला में आज बहुत आनंद आया। और वो तो फिर वो अपने पिताजी का नाम उन्होंने ना शॉर्ट में बताना, एब्रिविएशन बताना शुरू कर दिया कि धनिया प्रसाद सिंह, तो बोलता है डीपी सिंह है मेरे पिताजी का नाम। तो हमेशा चेंज कर दिया। बहुत ही डीके बॉस स्थिति रही है। एक वो जॉन एलिया बोलते हैं ना, हाँ, कि आप
वो तुम, हाँ, जी मगर मगर ये सब क्या है। ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। हाँ, तो हमारे यहाँ तो परंपरा ऐसा है कि इसको ये कहना चाहिए कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। हमारे यहाँ कोई किसी का नाम ही नहीं लेता। अगर किसी को आपका जो डाक नाम या पुकारने वाला नाम है उसको आप अलग रख दें, तो आप किसी के बेटे हैं, हम्म, किसी के चच्चा हैं, किसी के भतीजे हैं, यही होता है। तो मेरा नाम कभी कोई लिया नहीं। और ये उनका लड़का अरे वो है ना। एक मूक महिलाएं बधिरत्व जितनी पे होती एक। हैं वो बहुएं होती हैं, अरे उनकी बहू है, उनका बेटा, हम्म। बस। हम्म। तो ये नाम ना लेने की परंपरा जो है, अब हमारे यहाँ जैसे जो महिला होती है अपने पति का नाम नहीं लेती। उनको ना वो हम्म, हमारे वो हम्म। मतलब हमारे पति भी नहीं बोलते थे। तो इस तरह से अरे नाम हमारे का कुछ मोहल्ले है में महिलाओं कि के साथ तो ये गॉड भी बना संकट दिया है है, हमको। हम्म, पति का नाम ही नहीं और जात ही नहीं, उसके कार्यों से भी निर्धारित होती ना। तो जैसे हमारे पिताजी वकील थे, तो हमारी माता जी के हमारे आइडेंटिफिकेशन है, अरे ओकलाइन के लड़का आए हैं, है ना। तो वकील जो है वो वकील है और ओकलाइन, है ना। तो ओकलाइन के लड़का आए हैं, देख ही लियो, है ना। कुछ लोग और जो इधर विद्यालय के हिसाब जानते हैं कि अरे ये मास्टराइन के लड़का है, क्योंकि वो पढ़ाती थी, तो मास्टराइन के भी लड़का है और ओकलाइन के भी लड़का है, और जातियों के साथ बंधा हुआ है। वो तो तो है। ये नाम लेने का एक मुझे फिल्म याद है, शायद संजीव कुमार है उसमें, जिसमें वो गूंगा है तो वो नाम पूछती कि नाम क्या है तेरा, तो वो बता रहे हैं कि हरी मिर्च लेके पैरों में रख देते हैं, वो कहते हैं, इस बहाने बताते हैं हरिचरण। कि हरिचरण मेरा नाम है। तो क्योंकि ये हमारी फिल्म। जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना उसको हमेशा दबाया जाता है। आप समाज से, परिवार से, हम्म, या किसी जो आपकी आइडेंटिटी आपकी अपनी नहीं है। जब बहुत सारे लोग, मैं शुरू में देखता था कुछ हम्म। जैसे अमेरिकन समाज की कुछ तस्वीर देख रहा हूँ, तो उसमें बेटी जो है माँ को नाम से पुकार रही है नहीं या आपकी अपनी आप। दादी का नाम ले रही है, तो हमें तो आश्चर्य लगता था हम्म, कि हम अपने चाचा को आप अंकल क्यों नहीं बोलते यार, आप उनको स्मिथ क्यों बोल रहे हो। पर हकीकत यह है कि वह उनकी आइडेंटिटी का ध्यान रखा जाता है। और बिल्कुल। वह अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि कौन सी अच्छी चीज है। मतलब चीजें बुरी और अच्छी नहीं होती, चीजें अलग होती हैं। तो हमारा हम में जो अलग है वो यही है कि हम किसी को इतना बड़ा होने ही नहीं देते। अहंकार आएगा कहाँ से, अगर मेरा नाम जो है वो महत्वपूर्ण ही नहीं है किसी के लिए, तो मेरे अंदर अहंकार हाँ। कहाँ से आएगा। मैं प्रफुल्ल बाबू का लड़का हूँ, मैं अरे कल ही पिंटू हमको हूँ, एक डॉक्टर साहब किस्सा सुना रहे थे कि और या उनका तो मैं बाबू साहेब हूँ। उनका एक तो दोस्त बहुत ही था। अजीब है। एक डॉक्टर साहब कल हमको किस्सा बता रहे थे कि उनका एक दोस्त था जो कि बचपन में अपने मोहल्ले में मोहन चोर बुलाया जाता था, आजकल वो मोहन ठेकेदार हो गया है। एक वो हम लोग जो बात कर रहे थे कि हाँ, नाम और नाम का अलग अलग भेद, काका हाथरसी की एक कविता है, इस रिकमेंडेशन के साथ छोड़ जाते हैं कि उस कविता का एक अंश है कि नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अक्ल कुछ और, शक्ल अक्ल कुछ और नैन सुख देखे काने, बाबू सुंदर लाल बनाए ऐचक ताने, कह काका कवि दया राम जी मारे मच्छर, विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर। तो ये वाह। बड़ी बहुत अच्छी, आगे इन्होंने और इतने कॉन्ट्रास्ट इतने जबरदस्त उन्होंने बनाए हैं कि देख अशरफी लाल के घर में टूटी खाट, सेठ छदम्मी लाल के मील चल रहे 8, मील चल रहे 8 कर्म के मिटे न लेखें, धनी राम जी हमने प्रायः निर्धन देखे, कह काका कवि दूल्हे राम मर गए कंवारे, बिना प्रियतमा तड़पे प्रीतम सिंह बेचारे। तो ये वाह, ये कविता तुम सामान्य मानविकी के कवियों से तुम्हारा जो प्रेम है ना वो हाँ, वो अलौकिक। बहुत बहुत अलग। पर नाम आओ होते हैं पत्र जैसे पे, पत्र पे आते। हमारे पंजाब में नाम होता है अमरीक। वो बिल्कुल हाँ, अमेरिका का हाँ, एक वर्जन है। अमेरिकन नहीं कहो के अमरीक हो गए हैं। और बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो कि पदों के नाम होते हैं। बहुत सारे ना लोगों के नाम जो है वो मिलिट्री के पद वाले नाम होते हैं, कि कर्नल सिंह। हम्म, अरे जर्नैल सिंह, करनैल सिंह, हाँ, एक बहुत हाँ, बड़े, बहुत हमारे और कुछ नहीं तो मशहूर, साहिब सिंह। आई थिंक साहिब सिंह। साहिब सिंह, मशहूर हमारे वो लड़ाके हुए हैं जिनको कि शायद देश का सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार भी मिला है, शैतान सिंह, मेजर हाँ, शैतान शैतान सिंह। सिंह, हाँ। तो अरे एक लड़के को ऐसे मैं भी जानता हूँ, नाम उसका है। नाम है स्पेस वर्मा, अंग्रेजी वाला स्पेस वर्मा। बहुत सही। और एक हमारे यहाँ मुझे 4 भाई थे हमारे बगल के गांव में, उनका नाम था आत्मा, परमात्मा, गांधी, महात्मा। चारों भाई के नाम ना बहुत सुंदर नाम है वो।
सही है। चारों का एक साथ नाम लो तो बस चत्वारि तव वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आत्मा सिंह, परमात्मा सिंह, गांधी सिंह, महात्मा सिंह। तो दुई और जाते तो पापी धर्मात्मा भी हो जाते। और आपने देखा ही होगा, हाल में बहुत वायरल हुई थी स्टोरी साउथ के तमिलनाडु के एक परिवार की, जिसमें कि लड़की का नाम सोशलिस्ट था या कम्युनिस्ट था। हाँ, और वहां पे स्टालिन है, मैं मणिकम टैगोर हमारे कांग्रेस के एमपी हैं। तो इस तरह के भी नाम वहां पे बहुत सारे होते हैं। तो नाम जो है इस देश में धन्य है, श्रृंखला है। मुदित मन त्रिपाठी। चलिए अगली चिट्ठी लेते हैं, और वो आई है इस बार पटना के अनीसाबाद से अरविंद तिवारी की। और उन्होंने लिखा है, मैं चिट्ठी पढ़ता हूँ। 3 ताल के तीनों योद्धाओं को मेरा स्नेहासिल नमस्कार। योद्धा शब्द का यहाँ उपयोग करना कुछ अजीब सा आपको लगेगा, किंतु इस प्रकार का रिस्क तो योद्धा ही ले सकते हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 3 ताल इतना हिट होगा। मैं आपका फाउंडर श्रोता हूँ, खासकर तब से जब से बीबीसी हिंदी की सेवा बंद हुई। परवेज आलम को सुनकर ऐसा लगता था जैसे बीबीसी सुन रहे हों। काफ़ी दिनों से उनको सुना नहीं, लगता है लंदन प्रवास पर हैं। बीच बीच में आप लोग उनको याद करते हैं तो अच्छा लगता है। जयपुर वाली माधुरी जी की आवाज़ बहुत ही मधुर है, उनको वापस लाइए। बाबा और ताऊ की चर्चा मैं अंत में करूंगा। मैंने पहले ही बताया कि मैं फाउंडर श्रोता हूं और ये मेरी पहली चिट्ठी है, इसलिए हो सकता है कि कुछ लंबी हो जाए। आज तक रेडियो के सभी होस्ट एक से बढ़कर एक हैं, उनको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे हिसाब से ये रेडियो का प्रसारण नहीं बल्कि हर तरह के ज्ञान का संचार तंत्र है। आधे एक घंटे में ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। देश विदेश की खबरें, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, पैसे कमाने और बचत के उपाय, टेक्निकल खबरें, स्वास्थ्य की बात, गजल और म्यूजिक, और अब पढ़ाकू नितिन। सच में गागर में सागर भरने जैसा है ये कार्यक्रम। बाबर के बारे में जानकर अच्छा लगा। डॉक्टर अविरल वत्स के एनालिसिस की मुझे प्रतीक्षा रहती है। अब मैं उनकी बात करूंगा जिनसे ये रेडियो नहीं एक क्लासरूम लगता है। पहले नितिन ठाकुर। किसी श्रोता ने अपने पत्र में उन्हें अमीन सयानी के समतुल्य बता दिया। क्या आवाज पाई है नितिन बाबू ने। आपको सुनकर समाचार भी रसरंजित हो जाते हैं। ऊपर वाले की कृपा आप पर बनी रहे। अमन और सरदार की आवाज भी दमदार है। प्रतीक और खुशबू भी अच्छे लगते हैं। दीपू भाई भी कुछ मिनटों में सभी को अपडेट कर जाते हैं। और अब बाबा और ताऊ की बात। सरदार अपने इस बार के 3 ताल में शुरुआत में एक लाइन कही कि आप बाबा और ताऊ के अंगोछे को खटिया से बांधकर 3 ताल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इसी तरह इन्हें खटिया से बांध कर रखिए ताकि हम लोग 3 ताल का आनंद लेते रहें। बाबा, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आपकी बेबाक बातें बहुत सहारा देती हैं। कुछ हद तक मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ, लेकिन इस बार के 3 ताल को सुनकर सीखा कि ताऊ का अनुसरण कर क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। अंत में मेरा सरदार से आग्रह है कि किसी भी तरह मुझे बाबा और ताऊ से मिलना है। मैं पटना से हूँ लेकिन कभी भी दिल्ली आ सकता हूँ, बस आपका बुलावा आ जाए। बहुत सारी बातें करनी है आप सभी से। आप सबको प्यार भरा प्रणाम। आपका अरविंद तिवारी, अनीसाबाद पटना 94-213। नंबर नहीं पढ़ना है। नंबर भी लिख दिया। हाँ, तो पहली बार किसी ने योद्धा कहा है। योद्धा शब्द जो है हंसराज रहबर का एक उपन्यास है, योद्धा सन्यासी, विवेकानंद की जीवनी। तो योद्धा शब्द अभी सुन के मैं व्यामिश्रित हूँ। एक ही बात है गुरु कि आप फाउंडर मेंबर हैं तो अब बिहौता तो आप हो ही गए 3 ताल और ये आज तक रेडियो के। लेकिन कोविड के चलते अब गवन नहीं भा है गुरु। तो कोविड जाई तो गौना आई। तो कोविड के जायदा अब पटना से धर के बैठ ले तू गरीब रथ में, चाहे तो राजधानी में। चल आवा यार फिल्म सिटी। अब बैठ के दोनों लोग भूजा साथ खावा जाई, ताऊ के साथ चाय लड़ावा जाई। तो बहुत आनंद आया, और इसलिए आनंद आया कि 3 ताल में पत्र लिखते हुए आपने उसको कई सालों और कई कार्यक्रमों तक खींच दिया है एक साथ। तो आपका पत्र भी गागर में सागर वाला है। आप बीबीसी के समय के रेफरेंसेस से लेकर के और आज तक रेडियो के तमाम सारे कार्यक्रमों की वीथिका को देखते हुए और भाषाई रसरंजन का आनंद लेते हुए 3 ताल के बारे में अपनी बात रख रहे हैं। ये दिखाता है कि आपका स्नेह जो है वो मतलब कमाल है, अलौकिक है। और आप जैसे लोग अगर हैं तो हमको कार्यक्रम करने की और कार्यक्रमों में विविधता लाने की, विविध विषयों पे चर्चा करने की और अलग अलग विशेषज्ञता वाली चीज़ों को बना करके प्रस्तुत करने की हिम्मत मिलती है। और वो
कॉन्फिडेंस आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप क्योंकि आपने बताया और आपकी जो जानकारी है उसके हिसाब से मैं जो समझ पा रहा हूँ, तो आपका स्थान आज तक रेडियो के लिए हम तीनों के स्थान से भी श्रेष्ठ है। वाह तिवारी जी, क्या बोलूं, बहुत जबरदस्त आपने हमारी हौसला अफजाई की है। और इससे मुझे कभी कभी हम लोगों का भी एनर्जी सैप होता है, हम भी थोड़े शिथिल होते हैं। तो इससे ये हमें प्रेरणा मिली है कि हम इसको वैसे ही आगे बढ़ाएंगे जैसे अभी तक खींच कर ला रहे थे, ऐसा अनुभव हो रहा था। पर आप जैसे लोग हैं जो सुनते हैं, सुनकर प्रतिक्रिया भी देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत है। जब भी, जैसा बाबा ने कहा, जब भी ऐसी स्थिति सामान्य हो जाए कि आप यात्रा कर सके पटना से दिल्ली की, तो अगर आप यहाँ नोएडा आ जाएंगे तो हम आपके साथ जरूर बैठकर गप्पे लड़ाएंगे और 3 ताल के बारे में बात करेंगे, रेडियो के बारे में बात करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। हाँ, और हम परवल वाली बर्फी आपसे मंगवाएंगे, तो बात करके आइएगा भाई। और अगर हम पटना आए तो फिर पटना में होगा सटना। ठीक है, तो आप 3 ताल में आज इतना ही। आज तक रेडियो सुनते रहिए और अरविंद तिवारी की तरह आप भी चिट्ठी लिख करके बताइए कि 3 ताल और आज तक रेडियो के बाकी शोज आपको कैसे लगते हैं, किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम लोग बात करें। ये बहुत जरूरी है कि आपके पसंद के विषय हों, आप हमें सजेस्ट करें, आपकी तरफ से विषय उछाले जाएं। और तो हम प्रश्न भी ले सकते हैं, मतलब जीवन से संबंधित, आपके शारीरिक शरीर से संबंधित, बॉडी कैसे बनानी हो इससे संबंधित, आप जिससे भी यूनिवर्स की मीनिंग और लाइफ। हाँ, बॉडी किसे कहते हैं ये तो हम बता ही सकते हैं, बनानी कैसे तो बाद में ना, पहले तो आप ये जानो कि बॉडी है क्या। हम प्रश्न भी लेते हैं, पर सीरियसली आप किसी भी तरह के सवाल भी पूछना चाहें हमसे, हमारे मतलब किसी विषय पे हमारा ओपिनियन आप सुनना चाहें, तो आप हमें चिट्ठी जरूर लिखें radio@aajtak.com पर। आज चर्चा हुई नामों की, कभी उपनामों पे भी चर्चा करेंगे। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम निराला है, कोई अज्ञेय है, किसी का कुछ और नाम है, कोई बेचैन है, कोई बेहुदा है, हाँ, कोई चकाचक है, कोई अश्क और है। कोई अश्क है। तो ऐसे बेहिसाब लोग हैं। और उसके साथ साथ कोई बरेलवी है, कोई अदम गोंडवी है, कोई जौनपुरी है, कोई बनारसी है, कोई अकबराबादी है, कोई इलाहाबादी है, कोई बना ऐसे है। हाँ, कोई और कोई बनारस है। तो ये सारे उपनामों के ऊपर और उपनामों के साथ साथ जो पहचान की उर्दू की परंपरा है उसके बारे में भी, इन सब के बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। ऐसे अगर नाम और जो हम लोगों ने आज चर्चा की, जो आपको उत्साहित करते हैं, विचित्र लगते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं ये भी एक शैली के नाम है जिनकी चर्चा हम लोगों ने इस बार नहीं की, तो कार्यक्रम के बारे में चिट्ठी मत लिखो यार, लेकिन नामों के बारे में लिखो। हाँ, हमको भी कुछ बताओ ताकि हम भी कुछ आपसे सीखें। ये टू वे ट्रैफिक है, ये आम रास्ता है, इसमें दोनों तरफ से लोग आते जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों वाले किस्से भी। तो दोस्तों वाले किस्से और नाम अपने अपने हिस्से जो भी हैं उनको बताइए, कुछ हम भी सीखें, कुछ आप भी जानें, और 3 ताल की धुन पे ये समय आगे बढ़ता रहे। तो radio@aajtak.com ये ईमेल आईडी है, भेज दो लिख के। चलिए अब मैं अंगोछा खोल देता हूँ ताऊवर बाबा का। जय हो। जय हो। चौके से मेथी के दानों के ज्यादा जल जाने की, मतलब भुन जाने की गंध आ रही है। मैं अब भाग के चौके की तरफ जा रहा हूँ। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान।
आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में। हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।